हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन है। राजस्थान के प्रमुख आंदोलन के अंतर्गत हम लोग दो चीज़ों का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। किन किन का। एक हम पढ़ने वाले हैं जो जनजातीय आंदोलन आते हैं। कौन से? जो जनजातियों के द्वारा जो आंदोलन किए गए हैं वो एक रिवीजन करेंगे। और जो दूसरा पार्ट रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन है उनका आज हम इस क्लास में रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन को अगर हम देखें तो जनजातीय आंदोलनों को राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से चार भाग में चार जो जनजातीय आंदोलन आते हैं। पहला आता है लसाड़िया जनजातीय आंदोलन, दूसरा आता है मीणा जनजातीय आंदोलन, उसके बाद आता है एकी आंदोलन और चौथा आता है भगत आंदोलन। वहीं अगर हम जो ये कौन सा आंदोलन है, लसाड़िया आंदोलन, कौन कौन से जनजातियों के द्वारा संचालित किया गया, अगर हम इसके ऊपर चर्चा करना शुरू करते हैं तो जो लसाड़िया आंदोलन आता है वो भील जनजाति के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम मीणा जनजाति आंदोलन की बात करें तो ये मीणा जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था या मीणा जनजाति के द्वारा किया गया था। एक ही आंदोलन की बात करें तो इसमें दो जनजातियां शामिल होती है, एक तो भील जनजाति और एक आती है गरासिया जनजाति। वहीं अगर हम भगत आंदोलन की बात करें तो वो शुरू किया था या भील जनजाति के द्वारा ये किया गया था। अब हम इनके जल्दी जल्दी से नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं। तो जो लसाड़िया आंदोलन है उसके नेतृत्वकर्ता आते हैं संत मावजी। कौन आते हैं? संत मावजी। मीणा जनजाति आंदोलन के अगर हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो वो आते हैं मुनि मगन सागर। कौन आते हैं? मुनि मगन सागर। वहीं अगर हम एक ही आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की बात करें तो आते हैं मोतीलाल तेजावत। और भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता आते हैं गुरु गोविंद गिरी। इनके बारे में अगर हम और ये एक ही आंदोलन और भगत आंदोलन के बारे में दो बातें और इम्पोर्टेंट आ जाती है। एक आती है कि जो एक ही आंदोलन में जो मोतीलाल तेजावत है वो किन से प्रेरित थे, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी से, एम के गांधी से ये प्रेरित थे। वहीं अगर हम भगत आंदोलन के जो गुरु गोविंद गिरी जो इसके प्रणेता है या इसके जो क्या बोलेंगे उसको, प्रणेता या नेतृत्व करता है, उसके वो किन से प्रेरित थे, तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी से। भगत आंदोलन के अंतर्गत एक और घटना सामने आती है जिसे कहा जाता है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। क्या आती है? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड भगत आंदोलन के दौरान हमारे सामने आती है। वहीं अगर हम बात करें कि एक ही आंदोलन में मेजर शर्टन के द्वारा निमड़ा गांव में जो किसान लोग एकत्रित हुए थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जिसके कारण वहां पे भी निमड़ा कांड होता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये फॉर्मेट टाइप में पढ़ा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए मैं रुकता हूँ। जी दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला आंदोलन जिसे कहते हैं लसाड़िया किसान आंदोलन। लसाड़िया जनजातीय आंदोलन कौन सा है? लसाड़िया जनजातीय आंदोलन। इसका जो नेतृत्व करता है या संगठन करता कौन थे? संत मावजी थे। और कौन सी जनजाति के द्वारा चलाया गया? तो जनजाति हमने यहाँ पर देखी है, कौन सी? भील जनजाति के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो आंदोलन है वो है कौन सा है? लसाड़िया आंदोलन। कौन सा है? लसाड़िया आंदोलन। सबसे पहली बात की इसके प्रवर्तक कौन आते हैं, तो इसके प्रवर्तक आते हैं संत मावजी। कौन आते हैं? संत मावजी। संत मावजी को कृष्ण के क्या माना जाता है? निष्कलंक अवतार। कृष्ण के निष्कलंक अवतार किन्हें माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा संत मावजी को कृष्ण के निष्कलंक अवतार माना जाता है। इन्हें ही कहा जाता है वागड़ का धनी। वागड़ का अर्थ होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो प्रदेश है उसे वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और वागड़ का धनी इसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संत मावजी।
यह आंदोलन कहाँ चलाया गया या इसका प्रमुख केंद्र क्या था? अगर हम प्रमुख केंद्र की बात करें तो देखो, वागड़ की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में ये चलाया गया, तो वही इसके प्रमुख क्षेत्र थे। इन्होंने वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति के लोगों में धार्मिक सुधार हेतु यह आंदोलन चलाया है। किसके लिए चलाया है ये आंदोलन? ये आंदोलन चलाया है ये आंदोलन चलाया है किसके लिए चलाया है ये आंदोलन? ये आंदोलन चलाया है भील जनजाति के लोगों में क्या करवाना चाहते हैं? धार्मिक सुधार करवाना चाहते हैं। क्या क्या करना चाह रहे हैं? धार्मिक रूप से उनका उद्धार करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, लसाड़ी आंदोलन यहीं पे समाप्त होता है, इतनी ही बातें मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक के लिए। अब हम अगला जो हमारा किसान आंदोलन रहने वाला जनजातीय आंदोलन है वो है मीणा जनजातीय आंदोलन। अगर हम मीणा जनजातीय आंदोलन की बात करें तो ये किनके द्वारा चलाया गया? मीणा जनजाति के द्वारा चलाया गया। किनके द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया है मीणा जनजाति के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। वहीं अगर हम बात करें कि इसके प्रवर्तक कौन थे तो आ जाएगा मुनि मगन सागर जी के द्वारा यह आंदोलन है जो चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? मुनि मगन सागर जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पूरा जो मीणा जनजातीय आंदोलन है उसको हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? मीणा जनजातीय आंदोलन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये कहाँ पर चलाया गया? तो इसका जो क्षेत्र आता है वो आता है, यह जयपुर रियासत में चलाया गया। कौन सी रियासत में? जयपुर रियासत में। और कौन सी जनजाति के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा मीणा जनजाति के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। उस समय के तत्कालीन कारण क्या थे इस आंदोलन को चलाने के? क्या है? पॉइंट बनता है कि मीणा जनजातीय आंदोलन चलाने के पीछे कारण क्या थे? तो कारण आता है, एक आता है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल के तहत इस ट्राइब को यानी ये जो जनजाति है इसको क्रिमिनल घोषित किया गया। ये एक्ट कब आया था? तो 1924 में आया था। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया? मीणा जनजाति को आपराधिक घोषित किया गया। वहीं अगर इसका दूसरा कारण की चर्चा करें तो जरायम पेशा कानून। क्या है? जरायम पेशा कानून ये 1930 में आया था। इसे दादरी कानून के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? दादरी कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के तहत क्या होता था? इस कानून के तहत मीणा जनजाति के लोगों को पुलिस चौकी में हाजिरी देनी पड़ती थी, यानी उनको वहां पर हाजिरी लगानी पड़ती या अटेंडेंस देनी पड़ती थी कि हाँ भाई, हम लोगों ने कोई अपराध वगैरह नहीं किया है और अभी तक हम लोग यहीं पर हैं। उन लोगों में पुरुष, महिला और बच्चे सभी शामिल होते थे। क्या होते थे? भाई पुरुष, महिला और जो बच्चे हैं मीणा जनजाति के, वो सारे के सारे उन सबको रोजाना डेली टू डेली पुलिस स्टेशन में जाके अटेंडेंस देनी पड़ती थी कि भाई हाँ, हम लोगों ने कोई अभी तक अपराध किए नहीं है और हम लोग कहीं पे गए नहीं है करके। उसके बाद एक सभा आती है जिसे कहा जाता है मीणा क्षेत्रीय महासभा। क्या होती है? मीणा जनजाति की जो क्षेत्रीय महासभा हो, इसका गठन 1933 में किया गया था। कब किया गया था? 1933 में किया गया था। इसी का एक वार्षिक सम्मेलन हो रहा था। कब? 1944 में। अगर जगह पूछे कि कहाँ हो रहा था ये वार्षिक सम्मेलन कहाँ हो रहा था, तो आंसर हो जाएगा निमका थाना, जो कि जगह पड़ती है सीकर में। वहां पर ये सम्मेलन हो रहा था, वार्षिक सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मुनि मगन सागर, और इन्होंने ही इसी समय मीण पुराण भी लिखा गया था। इस वार्षिक सम्मेलन में निर्णय क्या लिया गया? क्या क्वेश्चन बनता है? इस वार्षिक सम्मेलन में निर्णय क्या लिया गया? तो इस वार्षिक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि जयपुर राज्य जो मीणा सुधार समिति का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जयपुर राज्य में जो मीणाओं के सुधार के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? जिसकी अध्यक्षता की जाएगी पंडित बंशीधर शर्मा जी के द्वारा। इसकी अध्यक्षता है वो जो
की जाएगी। इस समिति के प्रयासों से क्या क्या हुआ, तो इस समिति के प्रयासों से 1946 की बात आती है। महिला व बच्चों को पुलिस चौकी में हाजिरी देने का जो प्रतिबंध है वो हटा दिया गया। वहीं अगर हम 1952 की बात करें, इसी समिति के प्रयास से एक व्यक्ति आते हैं लक्ष्मी नारायण जाटवाल करके। इनके प्रयासों से दोनों कानून है जो समाप्त हो गए। क्या हो गए? दोनों कानून समाप्त हो गए। जिस कारण ही समाप्त हो गए तो सीधी सी बात है, आंदोलन समाप्त होना तय है। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये क्लासें? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है ये क्लासेस। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मीणा जनजाति क्षेत्रीय आंदोलन जयपुर रियासत में मीणा जनजाति द्वारा चलाया गया। दो कानून थे, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 और जरायम पेशा कानून। मीणा क्षेत्रीय महासभा जिसकी स्थापना 1933 में होती है, इसका वार्षिक सम्मेलन नीम का थाना सीकर में 1944 में होता था, जिसकी अध्यक्षता मुनि मगन सागर जी के द्वारा की गई थी। इसमें निर्णय लिया गया कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष होंगे पंडित बंशीधर शर्मा। इस समिति के प्रयासों से 1946 में बच्चों और महिलाओं को हाजिरी देने का प्रतिबंध हटा दिया और 1952 में लक्ष्मी नारायण जाटवाल के प्रयासों से दोनों कानून समाप्त हो गए। तो इस तरीके से ये आंदोलन। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आगे अगले आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? अगले आंदोलन की तरफ, जिसके अंतर्गत हमारा जो अगला आंदोलन आने वाला है वो है भगत आंदोलन। कौन सा है? भगत आंदोलन, जो कि ये भी एक जनजातीय आंदोलन है। इससे पहले हमने लसाड़िया जनजातीय आंदोलन और जो मीना जनजातीय आंदोलन है उसको हमने कवर कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो बातें तो मैं इसके बारे में कवर कर देता हूँ। भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये भील जनजाति के द्वारा चलाया गया था आंदोलन है। किसके द्वारा? भील जनजाति द्वारा चलाया गया। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक गुरु गोविंद गिरी थे। कौन थे? गुरु गोविंद गिरी थे। ये दो बातें तो अपने को पता होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं भगत आंदोलन पढ़ रहे हैं। तो भगत आंदोलन के सबसे पहले अगर हम बात करें इसके प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक आते हैं गुरु गोविंद गिरी जी आते हैं। कौन आते हैं? गुरु गोविंद गिरी जी आते हैं। अगर हम गुरु गोविंद गिरी के बारे में देखें तो इनका जन्म 1818 बाड़ेसा या बांसिया गांव में होता है। कहाँ पर होता है? बाड़ेसा या बांसिया गांव, जो कि जगह पड़ती है डूंगरपुर में होता है। अगर हम इनके परिवार की बात करें कि ये कौन से परिवार से संबंधित थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये बंजारा परिवार से संबंधित थे। कौन से परिवार से? बंजारा परिवार से ये संबंधित आते हैं। अगर हम इनके गुरु की बात करें, किनके गुरु? गुरु गोविंद गिरी के गुरु की बात करें, जो गुरु गोविंद गिरी है, इनके गुरु जी का नाम आता है राजगिरी जी। कौन आते हैं? राजगिरी, जो कि कोटा बूंदी के अखाड़े के संत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? कोटा बूंदी अखाड़े के संत हुआ करते थे। ये आंदोलन चलाने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था, या फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। तो भील जनजाति के लोग इनको अपना क्या मानते थे? अपना धार्मिक गुरु मानते थे। क्या मानते थे? धार्मिक गुरु मानते थे। तथा स्वयं को इनका क्या बताते थे? इनका भगत मानते थे। इसीलिए इस आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे इस आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से क्यों जाना जाता है। क्योंकि भील जनजाति के जो लोग हैं वो इनको इनको यानी गुरु गोविंद गिरी को अपना क्या मानते थे? धार्मिक गुरु मानते थे, तथा स्वयं इनको इनका भगत मानते थे। इसलिए इस आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हमने क्या क्या कवर किया देखो। प्रवर्तक कौन है? गुरु गोविंद गिरी। 1858 बाड़ेसा बांसिया डूंगरपुर। और इनका जो परिवार आता है वो कौन सा है? बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु की बात करें तो वो आते हैं राजगिरी जी, जो कि कोटा बूंदी के संत हुआ करते थे। भील जनजाति के लोग इनको अपना धार्मिक गुरु मानते थे, तो स्वयं को इनका क्या मानते थे? भगत मानते थे। इसीलिए इस आंदोलन को भगत आंदोलन कहा जाता है। भगत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या आता है?
इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें कि भगत आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो जो भीलों में यानी भील जनजाति में क्या करना है, इनका सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्या करना है, सुधार इनका करना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। गुरु गोविंद गिरी के द्वारा एक सभा की स्थापना की जाती है, जिसे कहते हैं संप सभा। क्या कहा जाता है, संप सभा। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1883 में, और कहाँ होती है, तो सिरोही में होती है। कहाँ पर, संप सभा, स से संप और स से सिरोही, और 1883 में। इसके प्रवर्तक या इसके संस्थापक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद गिरी के द्वारा ये संस्था या ये सभा जो है स्थापित की गई थी। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपसी एकता एवं भाईचारा। संप, संप से देखो, संप से मिलता जुलता शब्द आता है, सबको क्या रखना चाहिए, सब हम पराको रहे, हम पानी सब मिलजुल के रहो, आपसी एकता और भाईचारा का प्रतीक है। अगर हम बात करें तो ये जो गुरु गोविंद गिरी है, ये किससे प्रेरित थे, तो इसको जो इनको जो प्रेरणा मिल रही थी वो मिल रही थी दयानंद सरस्वती जी से इनको प्रेरित थे। इस संप सभा के कितने नियम हुआ करते थे, तो आंसर हो जाएगा 10 नियम हुआ करते थे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, इस स्लाइड में हमने देखा भगत आंदोलन भीलों में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक मतलब सभी तरीके से सुधार करने के पक्ष में था। संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई, 1883 में सिरोही में की गई। वहीं अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, देखो शाब्दिक संप, संप से रिलेटेड ही हम पर आकोरे यानी आपसी एकता और भाईचारे का प्रतीक है। वहीं अगर हम बात करें कि गुरु गोविंद गिरी किससे प्रेरित थे या इनके प्रेरणा के स्रोत कौन थे, तो महर्षि जो दयानंद सरस्वती जी है उनसे ये प्रेरित हुआ करते थे। इस सभा के कितने नियम थे, 10 नियम थे। देखो दोस्तों, आप जैसे ही आपको टाइम मिले स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इस संप सभा का प्रथम जो अधिवेशन आता है वो 1903 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, सिरोही में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिरोही में। इसी का दूसरा अधिवेशन होता है 1908 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि आगे के जो भी अधिवेशन होंगे वो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में ही होंगे। भगत आंदोलन में वागड़ क्षेत्र में किसकी स्थापना की गई, धूणों की स्थापना की गई। किसकी स्थापना, धूणों की स्थापना की गई। धूणों का अर्थ होता है एक प्रकार का ऐसा मतलब धार्मिक माहौल वाला एरिया के मतलब आते ही मन बदल जाए, सारी समस्याएं ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाए, उस तरीके से मान सकते हो धूणों की स्थापना की गई। यानी एक प्रकार से वो क्या बोलेंगे, छोटे छोटे ब्रांचेस बोल सकते हो, क्या ब्रांचेस बोल सकते हो। डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्य ने गुरु गोविंद गिरी के इन प्रयासों को क्या माना है, अलग राज्य बनाने का प्रयत्न माना है। इन्होंने माना है डूंगरपुर व बांसवाड़ा की बांसवाड़ा राज्य है, इन्होंने गुरु गोविंद गिरी के इन प्रयासों को एक अलग राज्य बनाने का प्रयास माना है, जिससे वो मतलब हड़बड़ा गए कि मतलब हमारा जो सीमा वगैरह है वो एक तरीके से मतलब हमारे राज्य में से ही टूटकर बनाने का, एक अलग राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के कारण से एक मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड होता है। ये कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1913 में। कब हुआ था, 17 नवंबर 1913 में। गुरु गोविंद गिरी अपने भील समर्थकों के साथ हो रहे शोषण व अत्याचार के विरुद्ध इस पहाड़ी पर क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे। कौन कर रहे थे सभा, गुरु गोविंद गिरी अपने भील समर्थकों के साथ। फिर यहाँ पर 3 सेना आ जाती है। एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सेना, क्यों, क्योंकि वो लोग मान रहे हैं कि जो गुरु गोविंद गिरी के ये जो प्रयास है भील जनजाति के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधार के जो प्रयास है वो एक प्रकार से अलग राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं मेवाड़, बिलकुर और जो 7वीं राजपूत बटालियन है वो आ जाती है, और उनके द्वारा यहाँ पर क्या चलाई जाती है, गोलियां चलाई जाती है, जिससे 1500 जो भील बंधु है वो मारे गए थे। यहाँ पर उनकी हत्या हो गई थी। इन सब का जिम्मेदार की अगर हम बात करें तो इन सब का जो जिम्मेदार ठहराया जाता है वो ठहराया जाता है, इनको ठहराया गया गुरु गोविंद गिरी को इन सब का जो है जिम्मेदार ठहराया गया।
जिम्मेदार ठहराया गया तो इनको जेल हो गई, कहाँ भेज दिया है, ईडर जेल जो कि गुजरात में पड़ती है, वहाँ भेजा गया। और अगर हम इनके अंतिम समय की बात करें तो इनका अंतिम समय गुजरा है कंबोई क्षेत्र जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर ये मतलब अपना अंतिम समय गुरु गोविंद गिरी जी ने गुजारा था। इसे ही राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। अगर हम गुरु गोविंद गिरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें, इनका जो स्मारक आता है, स्मारक यानी इनका जो पुतला है वो कहाँ पर है, तो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है, जहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी धाम मेला भी लगता है। कब लगता है? तो आंसर हो जाएगा माघ शीर्ष की पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का मेला कहा जाता है। देखो, आदिवासियों का अगर कुंभ की बात करेंगे तो वो हो जाएगा बेणेश्वर धाम, और आदिवासियों का जो मेला की बात करेंगे वो हो जाएगा मानगढ़ पहाड़ी धाम मेला, जो कि गुरु गोविंद गिरी के जो वहाँ पर स्मारक भी हैं, और ये बांसवाड़ा में लगता है। और आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? बेणेश्वर, जो कि डूंगरपुर में पड़ता है, वहाँ पर लगता है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। देखो, ये लो आ ही गया। आदिवासियों से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आदिवासियों का मेला की बात करते हैं तो वो कहाँ आ जाता है? मानगढ़ पहाड़ी, जो कि बांसवाड़ा में मेला लगता है, जो माघ शीर्ष की पूर्णिमा को लगता है। वहीं अगर हम आदिवासियों का कुंभ की बात करेंगे तो वो हो जाएगा बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, जो कि माघ पूर्णिमा को लगता है। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन से आप परिचित होंगे, या फिर नहीं तो नहीं है तो अभी आगे इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो गलती नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, चीजें याद हुई होगी। एक बार चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया? चलो, नहीं तो आप रोक रोक के ले लीजिए, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला आंदोलन है वो है एक ही आंदोलन। तो अब तक हमने कौन कौन से आंदोलन कवर कर लिए हैं? एक हमने कर लिया है लसाड़िया आंदोलन, मीणा जनजातीय आंदोलन, और भगत आंदोलन को हमने अभी तक कवर कर लिया है। अगला जो हमारा आंदोलन होने वाला है वो है एक ही आंदोलन। अगर हम एक ही आंदोलन की बात करें तो ये कौन कौन से जनजाति के द्वारा चलाया गया, तो ये हो जाएगा भील व जो करासिया जनजाति आती है, इनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। अगर हम इसके प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रवर्तक आते हैं मोतीलाल तेजावत जी। कौन आते हैं? मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। ये किससे प्रेरित थे? प्रेरित आते हैं एम के गांधी से, ये प्रेरित होते हैं। इसी के कारण से ये सरकार के सामने 21 सूत्री जो मांग है, मेवाड़ की पुकार रखते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेजर सर्टन साहब आते हैं। कौन आते हैं? मेजर सर्टन साहब, जिनके द्वारा निमड़ा गांव में जो सभा कर रहे थे किसान भाई बंधु, उनके साथ गोलीबारी करके वहां पर हत्याकांड होता है। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ये तो आपको मैंने बेसिक बता दिया है, इस तरीके से ये आंदोलन हुआ था। ये देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आंदोलन है इसके प्रवर्तक आते हैं मोतीलाल तेजावत जी। कौन है? मोतीलाल तेजावत जी। मोतीलाल तेजावत जी की बात करें तो इनका जन्म होता है 1886 में, और कहाँ होता है? कोलियारी गांव, जो कि जगह पड़ती है उदयपुर में, वहां पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। अगर हम परिवार की बात करें तो ये होते हैं ओसवाल जैन परिवार। वहीं हमने गुरु गोविंद गिरी के परिवार की बात की थी, वो कौन से परिवार से संबंधित है? वो आते हैं बंजारा परिवार से। देखो ये क्वेश्चन बना हुआ है बंजारा परिवार वाला, शायद मुझे लगता है 2017 या 18 की जो रीट हुई थी ना, उसमें ही ये क्वेश्चन बना था, मैंने देखा है। देखो
वहीं अगर हम मोतीलाल तेजावत जी के उपनामों की चर्चा करें, क्या करें, मोतीलाल तेजावत के उपनामों की चर्चा करें, तो इन्हें कहा जाता है भीलों का बावजी। क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है भीलों का बावजी और आदिवासियों का मसीहा। वही अगर हम बात करें कि वागड़ का धनी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा, हमने कैसे पढ़ा था, हमने पढ़ा था संत मावजी को वागड़ का धनी के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन चलाने के पीछे मोतीलाल तेजावत जी का उद्देश्य क्या था? देखो, एक ही यानी एक प्रकार से एकता करना। कहाँ एकता करना? बिलों में एकता स्थापित करना, इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें, क्या बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात करें कि ये किस क्षेत्र में चलाया गया। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका जो क्षेत्र आता है वो आता है उदयपुर का जो भूमट क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? भूमट क्षेत्र। भूमट यानी उदयपुर, डूंगरपुर, ये नीचे वाला क्षेत्र आता है ना, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर के आसपास का जो इलाका रहता है, वो वाला इलाका, वहां पर यह आंदोलन चलाया गया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भूमट आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर के जो भूमट क्षेत्र में चलाया गया, इसीलिए इसे भूमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये मातर कुंडिया जो कि चित्तौड़ में जगह पड़ती है, वहां से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मातर कुंडिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे के सारे इसके उपनाम आते हैं। इसका प्रमुख कारण की बात करें तो बरड नामक जो कर हुआ करता था उस समय का, वो इसका प्रमुख जो है कारण था। कहाँ चलाया गया था? उदयपुर व सिरोही का क्षेत्र। उदयपुर में देखो भील जनजाति ज्यादा रहती है, वहीं अगर हम सिरोही में बात करें तो गरासिया जनजाति ज्यादा रहती है। तो ये किन दोनों जनजातियों के में चलाया गया? तो भील व गरासिया जनजाति में चलाया गया आंदोलन है। कौन सा? अरे भाई, एक ही। हाँ, तो जो मोतीलाल तेजावत जी है वो किससे प्रेरित थे? मैंने पहले भी बताया था, ये महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे। तो महात्मा गांधी जी जिस तरीके से अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों के लिए जो लेटर वगैरह टाइप करके वो रखते थे, उसी तरीके से मोतीलाल तेजावत जी ने भी मेवाड़ सरकार के सामने 21 सूत्रीय मांगे रखी। क्या रखी? 21 सूत्रीय मांगे रखी। मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन के दौरान 21 मांगों का एक प्रपत्र तैयार किया गया। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। आगे अगर हम देखते हैं तो जो निमड़ा हत्याकांड होता है, क्या होता है? निमड़ा हत्याकांड, जिसकी डेट आती है 7 मार्च 1922। क्या आती है? 7 मार्च 1922। ये जो निमड़ा गांव पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही में। एक ही आंदोलन के दौरान यह हत्याकांड हुआ था। तेजावत जी अपने वीर समर्थकों के साथ निमड़ा गांव जो कि सिरोही में पड़ता है, वहां क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। तो वहां पर कौन पहुंच जाते हैं? शर्टन साहब पहुंच जाते हैं और वहां पर गोलियां चलवा देते हैं, जिससे 1200 जो भील बंधु है वो मारे जाते हैं। भील या मतलब 1200 लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर ये जो भील लिखना वो इस तरीके से गलत होगा। क्या होगा? 1200 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 1200 लोग यहाँ पर मारे गए थे। इसे क्या क्या कहा जाता है? इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। पहला कौन सा है? पहला है वो मानगढ़ पहाड़ी वाला हत्याकांड। दूसरा कौन सा है? दूसरा आता है एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन के जो निमड़ा कांड हुआ था वो वाला आता है। वहीं अगर हम तीसरा आंदोलन की बात करें तो निमुचना हत्याकांड होता है। उसकी मतलब एक तरीके से उसकी तुलना की जाती है कि ये तो जलियांवाला बाग से भी भयंकर था। क्या था? भयंकर था। मोतीलाल जी को आंदोलन करने की प्रेरणा देखो, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, किन से मिली है? महात्मा गांधी जी से मिली है। क्यों? क्योंकि वो भी एक तरीके से क्या लिख के भेजते थे? अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों का एक प्रपत्र तैयार करके भेजा करते थे। उसी तरीके से मोतीलाल तेजावत जी ने भी क्या किया है? 21 सूत्री मांगे है जो रखी थी। इसी कारण से ये कहा जाता है कि ये किन से प्रेरित थे? मोतीलाल तेजावत जी महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे। तो दोस्तों, ये एक ही आंदोलन यहीं पे समाप्त होता है। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। एक ही आंदोलन, प्रवर्तक मोतीलाल तेजावत जी, 1886, कोलियारी उदयपुर, ओसवाल जैन परिवार, भीलों का बावजी, आदिवासियों का मसीहा, भीलों में एकता स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था।
भोमट क्षेत्र में चलाया गया भोमट आंदोलन, मातरकुंडी आंदोलन, बराडकर, उदयपुर और सिरोही, उदयपुर में भील जनजाति और सिरोही में गरासिया जनजाति। तो भील व गरासिया जनजाति में चलाया गया आंदोलन बोल सकते हैं। 21 सूत्री मांगों की बात करें तो मोतीलाल तेजाब गांधी जी से प्रेरित थे, इसी के कारण से इन्होंने 21 मांगों का एक प्रपत्र तैयार किया। इसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। फिर अगली बात आती है कि निमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922 को हुआ था। निमड़ा गांव जो कि सिरोही में पड़ता है, एक ही आंदोलन के दौरान तेजावत जी ने अपने भील समर्थकों के साथ निमड़ा गांव में क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे। मेजर सर्टन जी आते हैं और गोलियां चला देते हैं, 1200 लोग मारे जाते हैं। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। किससे प्रेरित थे, तो महात्मा गांधी जी से प्रेरित। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो किसान आंदोलन की जो श्रृंखला में हम लोगों ने शुरू किया था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 चीज़ों को कवर कर लिया है। क्या क्या कवर किया है देखिए। सबसे पहले हमने क्या कवर किया था, हमने जो लसाड़िया आंदोलन है को कवर किया था। लसाड़िया के बाद जो मीणा जनजाति आंदोलन है उसको कवर किया था। उसके बाद हमने जो भगत आंदोलन है उसको कवर किया, और उसके बाद हमने एक ही आंदोलन, मतलब अब तक हमने 4 जो किसान आंदोलन है मुख्य मुख्य, उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो किसान आंदोलन रहने वाला है वो है शेखावटी किसान आंदोलन। ये जो शेखावटी क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र का अर्थ होता है सीकर, चूरू और जो झुंझुनू वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, सीकर, चूरू और झुंझुनू। अगर हम तत्कालीन समय की बात करें तो ये जो शेखावटी क्षेत्र है ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जयपुर राज्य जाट किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके साल की बात करें कब से कब तक हुआ था, तो ये आता है 1922 से लगा के 1949 तक। देखिए 49 की बात आते ही आपको ध्यान में रखना है कि 1947 के बाद का टाइम पीरियड है। तो इसका एक बिंदु ये भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जो मतलब आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद भी चला था। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा शेखावटी किसान आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कब से कब तक है, 1922 से 1949 तक चला था। यानी ये कब से कब तक है, ये है स्वतंत्रता के बाद भी ये आंदोलन चला था। यहाँ पर इस आंदोलन का अगर हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो वो नाम आता है राम नारायण चौधरी जी, जिनके द्वारा 1921 में एक छिड़ावा सेवा समिति की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। उस समय सीकर के जो तत्कालीन वो क्या बोलेंगे जागीरदार कौन थे, तो वो कौन हो जाएंगे, कल्याण सिंह जी थे। शेखावटी किसान आंदोलन में 3 प्रमुख मतलब हुए थे घटनाएं, 3 प्रमुख घटनाएं घटी थी। कटरातल का महिला सम्मेलन और कुड़ी खुदन गांव का एक मतलब एक प्रकार से हत्याकांड होता है, और जयसिंहपुरा गांव में भी हत्याकांड होता है। कटरातल अगर महिला सम्मेलन की बात करें तो उसका अगर हम देखें कि तेजस्वी भाषण किसने दिया था, तो उत्तमा देवी हो जाएगा। और इसका अध्यक्ष या नेतृत्व मतलब एक प्रकार से इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हो जाएगा किशोरी देवी। वहीं अगर हम कुड़ी खुदन गांव की बात करें तो यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं WT वेब। यहाँ इसने यहाँ पर बुलेट मतलब एक प्रकार से गोलियां चलवाई, जिससे यहाँ पर लोगों की जो है मौत भी होती है। वहीं अगर हम जयसिंहपुरा गांव की बात करें तो यहाँ पर भी जो ईश्वरी सिंह जी के भाई आते हैं और उनके दोस्तों के द्वारा यहाँ पर क्या चलवाई गई, गोलियां चलवाई गई थी। और जो ये जो कुड़ी खुदन गांव है, इसकी घटना मतलब ये इतनी बड़ी मतलब एक प्रकार से जयपुर राज्य में हो रही है, तो इसका जो है मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस करके एक व्यक्ति आते हैं, वो इसकी मतलब इसकी सूचनाएं जो है इंग्लैंड की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स पे भी उठाते हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल तक ये मामला पहुंच गया था। तो चलिए नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये आंदोलन कब से कब तक हुआ है, 1922 से 1949 तक ये आंदोलन चला था। 49 तक यानी एक राजस्थान का एकमात्र आंदोलन जो जो कब से कब मतलब स्वतंत्रता के बाद भी ये आंदोलन चला है। अगर हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो नेतृत्वकर्ता कौन आते हैं, नेतृत्वकर्ता आते हैं राम नारायण चौधरी जी के द्वारा इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने 1921 में किन्होंने राम नारायण चौधरी जी ने
1921 में छिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की। क्या की है? छिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की। इस आंदोलन होने के अगर हम प्रमुख कारण की बात करें तो जो सीकर के जागीरदार कौन है, नाम आता है श्री कल्याण सिंह जी। क्या नाम है? कल्याण सिंह जी ने टैक्स में बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके कारण से यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगर हम प्रमुख केंद्रों की बात करें, हम लोग इसके प्रमुख अगर हम केंद्रों की बात करें कि कहाँ कहाँ पर मुख्य मुख्य घटनाएं घटित हुई, तो हमारे पास केंद्रों में मुख्य रूप से क्या आते हैं? प्रमुख रूप से एक तो कटरातल का जो महिला सम्मेलन जो कि 1934 में हुआ था, और कुड़ी खुदन गांव का जो हत्याकांड होता है जिसमें किसने किया था? ये WT वेब ने यहाँ पर 1935 के आसपास गोलियां चलवाई थी। और एक और घटना आती है जयसिंहपुरा हत्याकांड करके। क्या घटना आती है? जयसिंहपुरा हत्याकांड करके, जो कि 21 जून 1934 को हुआ था। यहाँ पर क्या चलाया गया? यहाँ पर ईश्वरी सिंह जी के द्वारा, ईश्वरी सिंह जी के जो भाई आते हैं उनके द्वारा यहाँ पर गोलियां चलवाई गई थी। इसी के कारण से जयपुर में जयसिंहपुरा दिवस मनाया गया और इन हथियारों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो एकमात्र ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? एकमात्र एकमात्र मुकदमा ऐसा है, ये कौन सा? जयपुर रियासत वाला, जिसमें जो हत्यारे हैं उनको क्या मिली थी? हत्यारों यानी किसान के हत्यारों को एक प्रकार से सजा मिली थी। क्या मिली थी? सजा यहाँ पर मिलती है। तो ये एकमात्र घटना भी सामने आती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शेखावटी की बात हो रही है तो पंचपानी की बात करना बहुत ही जरूरी है। तो शेखावटी क्षेत्र के जो 5 बड़े ठिकाने हैं उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था एक प्रकार से पंचपाने के रूप में इन्हें जाना जाता था। तो कौन कौन आते हैं? देखो, मंडावा हो गया, बिसाऊ हो गया, मलसीसर हो गया, डुंडलोद हो गया और जो नवलगढ़, ये जो 5 ठिकाने हैं ये शेखावटी के 5 बड़े ठिकानों में शामिल होते थे। इसीलिए इन्हें पंचपानों के रूप में जाना जाता है। यानी क्या क्या है? देखो, याद कैसे रखेंगे? देखो, दो तो म के ऊपर याद रखना है। क्या है? दो तो म के ऊपर, यानी एक तो मंडावा और मलसीसर, दो तो हमें ये याद रखने हैं। और दो म के ऊपर, एक ब के ऊपर, एक ड के ऊपर और एक न के ऊपर। ब से बिसाऊ, ड से डुंडलोद। ये पूछा जाता है कि हम 3 दे देंगे और एक इनमें से दूसरा दे के पूछेंगे कि ये पंचपानों में कौन सा शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। न से क्या हो जाएगा? न से हो जाएगा नवलगढ़। तो देखो, 2 म 1 ब ड न, 2 म ब ड न, इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। देखो, 2 म से मंडावा और मलसीसर, ब से बिसव, ड से डुंडलोद और न से नवलगढ़। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो हम लोग देखते हैं कटरातल का जो महिला सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? कटरातल का महिला, अगर हम चर्चा करें कि ये कटरातल का महिला सम्मेलन कब हुआ था, तो इसकी मतलब डेट आती है 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में। अगर हम कटरातल गांव की बात करें तो ये गांव पड़ता है सीकर जिले में। कहाँ पड़ता है? सीकर जिले में। इस सम्मेलन में लगभग कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 500 महिलाओं ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी किशोरी देवी जी ने। किसने की थी अध्यक्षता? किशोरी देवी जी ने। और यहाँ पर ओजस्वी भाषण, मतलब महिलाओं में एक प्रकार से जोश जगाने के लिए जो भाषण दिया गया था वो दिया गया था उत्तमा देवी के द्वारा। और ये भरतपुर के ठाकुर देशराज जी की पत्नी थी। कौन थी? देशराज जी की पत्नी थी। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा? इस स्लाइड में हमने देखा कटरातल का महिला सम्मेलन 1934 में हुआ था, गांव सीकर में पड़ता है। किशोरी देवी जी के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की जाती है और ओजस्वी भाषण उत्तमा देवी के द्वारा दिया जाता है, जो कि भरतपुर के ठाकुर देशराज जी की पत्नी थी। तो ये भी स्लाइड मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। ये एक प्रकार से रिवीजन क्लास है। अगर आपने ये सारे नोट्स बनाने के टाइप में देखने हैं तो अलग से क्लासेस अपलोड की हुई है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। हाँ जी, अब हम देखते हैं जयसिंहपुरा हत्याकांड। क्या देख रहे हैं? जयसिंहपुरा हत्याकांड।
अगर आपको तेजी से मतलब जो स्पीड चल रही है ना, तो आप पुराने वाले क्लासेस देखिए, उसमें मैंने आपको आराम से धीरे धीरे समझा रखा है। ये तो एक प्रकार से रिवीजन क्लास है जो कि टॉप टॉप चलेगी। ये जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 21 जून 1934 को। और ये जो जयसिंहपुरा गांव पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा सीकर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सीकर जिले में पड़ता है। यहाँ पर किसान खेत जोत रहे थे। डुंडलोड के जो जागीरदार है ईश्वरी सिंह जी, उनके भाई और उनके साथियों ने यहाँ पर क्या चलवाए, गोलियां चलाई। जयपुर राज्य में क्या मनाया गया, जयसिंहपुरा दिवस मनाया गया। जनता ने जयपुर राज्य में क्या दर्ज करवाया, मुकदमा दर्ज करवाया। सुनवाई हुई और उनको क्या दी, सजा भी दी। जयपुर राज्य, यह जयपुर राज्य का एकमात्र मुकदमा था जिसमें क्या हुआ, किसानों के हत्यारों को क्या मिली है, सजा मिली है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या किस तरीके से कैसे घटनाएं घटित हुई थी। तो जयसिंहपुरा हत्याकांड को एक बार रिपीट करते हैं। 21 जून 1934 को हुआ था, जो कि सीकर जिले में पड़ता है। यहाँ पर किसान लोग जो है वो खेत बो रहे थे। यहाँ पर जो डुंडलोद के जागीरदार आ जाते हैं, और वो जिसका नाम है ईश्वर सिंह जी के जो भाई है वो आते हैं, और उनके साथियों ने मिलकर यहाँ पर क्या चलवा देते हैं, गोलियां चलवा देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे जो किसान हैं वो मौत के घाट उतर जाते हैं। फिर जयपुर राज्य में जयसिंहपुरा दिवस मनाया जाता है। जनता ने जयपुर राज्य में मुकदमा भी दर्ज करवाया, तो और सुनवाई भी हुई उनके ऊपर, जिससे हत्यारों को सजा भी मिली। तो ये जयपुर राज्य का एकमात्र मुकदमा था जिसमें किसानों के हत्यारों को क्या मिली है, सजा भी मिली है। आगे बढ़ते हैं। शेखावटी क्षेत्र में WT वेब नामक एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति होती है, जिसके बाद कुड़ी खुदंगांव जो हत्याकांड है वो भी सामने आता है। ये भी शेखावटी किसान आंदोलन की ही घटना है। ये आती है 1935। यहाँ पर जो WT वेब है, कौन है, वेब ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी। इसका मुकदमा इंग्लैंड की संसद जिसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसका मुकदमा उठा। किसने उठाया, तो मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस। देखो, आपने एक पढ़ा होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लेकिन ये देखो, ये मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस है, ये अलग आदमी है और वो अलग आदमी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और वहाँ का जो इंग्लैंड का एक न्यूज़पेपर होता था जिसे कहते हैं डेरी, मतलब डेली हेराल्ड करके नाम मिलता है, क्या है, ये इंग्लैंड का एक न्यूज़पेपर है, और इसमें भी इस हत्याकांड की जो खबरें हैं वो प्रकाशित हुई थी। यानी ये एक प्रकार से जो कुड़ी खुदन गांव का जो हत्याकांड हुआ था 1935 में WT वेब के द्वारा किया गया था, ये इंटरनेशनल लेवल पर फैल गया था। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे क्या क्या किस तरीके से घटनाएं घटित हुई है। आप चाहे तो ये मतलब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मतलब एक प्रकार से शॉर्ट एंड स्वीट में आपको कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो आप धीरे धीरे रोक रोक के भी ले सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला किसान आंदोलन रहने वाला है वो है अलवर किसान आंदोलन। क्या रहने वाला है, अलवर किसान आंदोलन। अगर हम अलवर किसान आंदोलन की बात करें कि अलवर किसान आंदोलन के दौरान क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी, तो सबसे पहली बात तो ये 1921 से 1925 में, 1921 से 1925 तक यह आंदोलन चला था। वहीं अगर हम आगे बात करें कि उस समय अलवर के शासक कौन हुआ करते, तो जो महाराजा जयसिंह जी है वो यहाँ के प्रमुख शासक हुआ करते थे। प्रारंभ में अगर हम बात करें कि ये आंदोलन किस वजह से शुरू हुआ था, तो जो सुअर है, जंगली सुअर, उनको मारने को लेकर ये आंदोलन है जो शुरू हुआ था। प्रारंभ में वहाँ की आम जनता को सुअरों को मारने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, क्योंकि अगर वो ही इन सुअरों का शिकार करने लगेंगे तो जो राजा महाराजा है वो किन का शिकार करेंगे। इस वजह से प्रारंभ में इनको अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर बाद में अनुमति दे दी जाती है। उसके बाद जो महाराजा जयसिंह जी आते हैं वो टैक्स में अचानक से बढ़ोतरी कर देते हैं, जिसके कारण से ये आंदोलन पुनः प्रारंभ होता है। क्या होता है, पुनः प्रारंभ ये आंदोलन होता है। इसका जो भयानक रूप सामने आता है वो निमुचना हत्याकांड के रूप में सामने आता है, जो कि 14 मई 1925 को घटित हुआ था। कब हुआ था, 14 मई 1925 को घटित हुआ था।
वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी जो जिनका नाम आता है सज्जू सिंह जी, वो यहाँ पर आ जाते हैं और गोलियां चलवा देते हैं। इसे राजस्थान का जनरल डायर या फिर राजस्थान का जनरल डायर के नाम से इसे जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि राम नारायण जो चौधरी आते हैं, वो इसे हत्याकांड की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? हत्याकांड की संज्ञा देते हैं और कहते हैं कि ये तो उससे भी मतलब एक प्रकार से तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। वहीं अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें, इनकी बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी की बात करें, तो वो इसे दोहरी डायर की संज्ञा देते हैं। नहीं, ये तो जो डायर ने किया था उसका एक प्रकार से रिपीटेशन है। क्या है? रिपीटेशन है। और इसे जलियांवाला बाग से विवश बताया गया, यानी उससे भी भयानक बताया गया है। क्या बताया है? भयानक बताया गया है। तो एक प्रकार से देखो, हमने 3 टाइप के पढ़े हैं। प्रथम जलियांवाला बाग, मतलब जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। क्या क्या क्वेश्चन है? प्रथम पूछे कि फर्स्ट जलियांवाला बाग, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, जिसमें 1500 बेल बंधु मारे गए थे, वो वाला कांड। वहीं अगर हम दूसरा जलियांवाला बाग की बात करें, तो वो हुआ था एक ही आंदोलन के दौरान, जो निमड़ा कांड हुआ था उस समय हुआ था। अगर हम तुलना की बात करें, किसमें तुलना की गई है या उससे विवश बताया गया है, उससे भी पूरा बताया गया है, तो वो हो जाएगा निम्बू चना किसान आंदोलन, जो कि अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। निम्बू चना हत्याकांड से है वो। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे जलियांवाला बाग से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार से, देखो, अगर पूछे कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं, तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड जो हुआ था 17 नवंबर 1913 के आसपास हुआ था, वो वाला। वहीं अगर हम दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, तो वो आता है इक्की आंदोलन वाला। अगर तुलना की बात करें, तो तुलना तुलना कहाँ हो जाएगी? तुलना हो जाएगी निम्बू चना हत्याकांड के दौरान। तो चलिए अलवर किसान आंदोलन को डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अलवर किसान आंदोलन। तो ये कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था 1921 से 1925 के बीच में हुआ था। वहीं अगर हम यहाँ के तत्कालीन शासक की बात करें, तो कौन थे? महाराजा जय सिंह। प्रारंभिक कारण क्या था? तो जंगली सुअरों को जो मारने को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था। और ये फसल और खेत दोनों को क्या कर देते थे? बर्बाद कर देते थे। कौन बर्बाद कर देते थे? जंगली सुअर बर्बाद करते थे। शुरू जंगली सुअरों को लेकर 1921 में हुआ था। अलवर राज्य ने जंगली सुअरों को फिर मारने की अनुमति दे दी जाती है और यह आंदोलन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उसके बाद वापस क्या घटना होती है कि महाराजा ने टैक्स बढ़ा दिए थे। क्या बढ़ा दिए थे? करों में करों में एक अचानक ही क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं, जिसके कारण से ये घटना, मतलब ये आंदोलन पुनः शुरू होता है। और इसका जो भयानक रूप आता है, यानी एक प्रकार से बहुत पूरा रूप है, वो हमें कहाँ दिखता है? वो दिखता है निम्बू चना हत्याकांड में, जो कि 14 मई 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को। अगर हम निम्बू चना गांव की बात करें, तो ये गांव पड़ता है अलवर जिले में। यहाँ पर किसान जो भाई बंधु है, वो सभा कर रहे थे। वहां पर एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम है सज्जू सिंह जी, वो आकर गोलियां चलवा देते हैं, जिससे 50 जो किसान है वो मारे जाते हैं। इसको हत्याकांड की अगर हम देखें कि संज्ञा किसने दी है, तो जो राम नारायण चौधरी जी आते हैं, वो इसे निम्बू चना हत्याकांड की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? संज्ञा देते हैं। जलियांवाला बाग से तुलना कहाँ की गई है? तो रियासत जो समाचार पत्र आता है, उसमें इसकी तुलना की गई है। वहीं महात्मा गांधी इसे दोहरे डायर की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? दोहरे डायर की संज्ञा देते हैं। और एक तो वो दोहरे डायर की देते हैं, और जलियांवाला बाग से भी क्या बताते हैं? विवश बताते हैं, यानी उससे भी एक प्रकार से बुरा है, इस तरीके से बताते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अलवर किसान आंदोलन किस तरीके से घटित हुआ। देखो, ये स्लाइड अपने अगर आपने ध्यान में रख ली ना, तो बाकी पीछे वाली पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 1921 से 25 महाराजा जय सिंह सुअर मारने को लेकर शुरू हुआ था। किसको लेकर शुरू हुआ था? देखो, 1921 से 25 के बीच चला था। महाराजा जय सिंह जी थे, ये सुअर मारने को लेकर घटित प्रारंभ हुआ था।
फिर अनुमति मिल जाती है, उसके बाद अचानक टैक्स में बढ़ोतरी कर देते हैं, जिसके कारण इसका भयानक स्वरूप जो है निमुचना हत्याकांड के रूप में सामने आता है। 14 मई 1925 को यह घटना घटित हुई थी। इसकी तुलना की जाती है रियासत नामक समाचार पत्र में, और संज्ञा हत्याकांड की किसने दी है? राम नारायण चौधरी जी देते हैं। वहां पर पुलिस अधिकारी सज्जू सिंह जी थे, जो कि जिसे राजस्थान का जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जी इसे दोहरे डायर की संज्ञा और इसे जलियांवाला बाग से भी विपस बताते हैं। और ये आपको मैंने बता ही दिया है, ये तो आपको वापस बताने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, तो लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर किया है उसको एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? लोगों ने पढ़ा है पसाड़िया जो जनजातीय आंदोलन है उसको हमने कवर किया है। उसके बाद हमने मीणा जनजातीय आंदोलन को कवर किया है। बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने भगत आंदोलन है उसको भी कवर किया, और एक ही आंदोलन है जो उसको भी कवर किया। ये चारों किसकी श्रेणी में आते थे? ये चारों आते हैं जनजातीय आंदोलन की श्रेणी में, ये आंदोलन आते हैं। वहीं अगर हम किसान आंदोलन की बात करें, उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या कवर किया है? सबसे पहले हमने कवर किया था शेखावाटी किसान आंदोलन। क्या किया है? शेखावाटी, या जो जयपुर राज्य का जो जाट किसान आंदोलन आता है, जयपुर राज्य का जो जाट किसान आंदोलन आता है जिसकी चर्चा इंटरनेशनल लेवल पे हुई थी, वो हमने कवर किया। उसके बाद हमने अलवर किसान आंदोलन जो है वो हमने, अब हम करेंगे किसको? बूंदी को कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? बूंदी किसान आंदोलन जो है उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बूंदी किसान आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये आ गया हमारा बूंदी किसान आंदोलन। सबसे पहली बात आती है, बाकी सारे तो किसके विरुद्ध चलाए गए थे? तो चलाए गए थे जागीरदारों के विरुद्ध चलाया गया था। लेकिन ये जो किसान आंदोलन आता है बूंदी वाला, ये प्रशासन के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन है। क्यों? क्योंकि अभी हम बात करेंगे, ये बरड़ क्षेत्र में चलाया गया। कौन से क्षेत्र में? बूंदी का जो बरड़ क्षेत्र आता है वहां पर आया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो न्यूनराम शर्मा जी है, उन्होंने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। वहीं इसका जो भयानक रूप है वो डाबी हत्याकांड के रूप में हमारे सामने आता है, जो कि 2 अप्रैल 1923 को घटित हुआ था। ये डाबी गांव की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बूंदी जिले में पड़ता है। वहाँ पर नानक पील जो है झंडा गीत गा रहे थे, जो वहाँ पर इकराम हुसैन करके एक पुलिस अधिकारी है वो पहुंच जाते हैं, जो गोलियां चलवाते हैं, जिसके कारण से नानक जी भील और जो देवालाल जो गुर्जर है, ये दोनों क्या यहाँ पे ये शहीद हो जाते हैं। इनकी स्मृति में जो माणिक्यलाल वर्मा जी है वो यहाँ पर अर्जी गीत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अर्जी गीत लिखते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए आपको सीधी सी वो झंडे में 15 अगस्त रहती है ना, वहां पर झंडे के दिन जो बूंदी वगैरह बांटी जाती है, बूंदी के लड्डू ही समझ सकते हो। तो देखो, कम पड़ गई बूंदी तो इसलिए प्रशासन के विरुद्ध है। तो से देखो, ब से बूंदी आपको याद रखना है। और क्या याद रखेंगे? देखो, बूंदी क्या है? बूंदी के जो लड्डू है वो कम पड़ गए थे, यानी कम लाई थी। तो न्यूनराम शर्मा जी है, बूंदी किस पे लाएंगे? बूंदी लाएंगे डिब्बे में लाएंगे। तो डाबी हत्याकांड किससे संबंधित है? नानक जी भील और देवालाल गुर्जर से संबंधित है। प्रशासन को शिकायत की, कोई मतलब बूंदी के लड्डू कम कैसे भेजे? तो वो बोलता है नहीं, हमने तो बराबर भेजे थे, आपने एक की जगह पे 2-2 लड्डू बांटे होंगे, सबको एक एक लड्डू बांटने चाहिए। तो इकराम हुसैन आपको याद रखनी है। फिर हम क्या करेंगे? हम वापस प्रशासन को अर्जी लिखते हैं कि हमें और लड्डू भिजवाओ करके। तो इस तरीके से इसको आप 15 अगस्त या 26 जनवरी के जो कार्यक्रम होता है जो बुद्धि वितरण का, उससे संबंधित आप इसको लेके याद रख सकते हैं कि कौन सा बुद्धि किसान आंदोलन से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बूंदी किसान आंदोलन। यह आंदोलन किसानों के द्वारा किसके विरुद्ध? प्रशासन के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन है। किसके विरुद्ध है? प्रशासन के विरुद्ध। वहीं अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्र आता है, तो बूंदी का जो बरड़ वाला क्षेत्र है वहां पर यह आंदोलन चलाया गया था। नेतृत्वकर्ता की बात करें, पंडित जो न्यूनराम शर्मा जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया।
इसका भयानक रूप है वो जो डाबी हत्याकांड के दौरान ने आता है, जो कि 2 अप्रैल 1923 को घटित हुआ था। डाबी गांव की अगर हम बात करें तो ये बूंदी जिले में पड़ता है। यहाँ पर किसान लोग है सफा कर रहे थे। नानक जी भील जो है वो क्या कर रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे। क्या गा रहे थे, झंडा गीत जो है गा रहे थे। वहां पर एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम मिलता है इकराम हुसैन आ जाता है, जो कि उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिसके कारण से यहाँ पर 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। नानक जी भील और जो देवालाल गुर्जर है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। उनकी स्मृति में जो माणिक्यलाल वर्मा जी है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर अर्जी गीत लिखते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, माणिक्यलाल जी जो है वो एक और गीत लिखते हैं जिसे तो नाम मिलता है पंछीड़ा गीत। क्या नाम मिलता है, पंछीड़ा गीत भी लिखते हैं। लेकिन ये जो पंछीड़ा गीत है वो लिखते हैं ये बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान लिखते हैं। ये बिचौलिया जो किसान आंदोलन हुआ है उस समय ये लिखते हैं पंछीड़ा गीत। वहीं अगर हम देखें कि जो अर्जी गीत है वो किस समय लिखा गया, तो वो आता है बूंदी किसान आंदोलन से समय। तो आशा करता हूँ आप इस आंदोलन को समझ गए होंगे। देखो, प्रशासन के विरुद्ध बरड़ क्षेत्र में नीलराम शर्मा डाली हत्याकांड 2 अप्रैल 1923, और ये बूंदी जिले से संबंधित है। डाबी गांव किसान लोग सभा कर रहे थे, नानक जी भी झंडा गीत गा रहे थे, इकराम हुसैन आ जाते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं, जिसके कारण से नानक जी भील और देवालाल जो गुर्जर है वो मारे जाते हैं। और माणिक्यलाल वर्मा जी है क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं अर्जी गीत लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अर्जी गीत लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक और किसान आंदोलन कवर करने का प्रयास करते हैं, जिसे कहते हैं दुधवा खारा किसान आंदोलन। इस नाम से जाना जाता है दुधवा खारा किसान आंदोलन। अगर हम बात करें कि पहले ये जो दुधवा खारा गांव है ये पहले बीकानेर राज्य के अंतर्गत आता था, और वर्तमान में ये गुरु जिले में आता है। उस समय के तत्कालीन अगर बीकानेर के शासक की बात करें तो वो आते हैं महाराजा शार्दुल सिंह जी आते हैं। यह आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया, तो जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद आती है उसके द्वारा यह आंदोलन है जो चलाया गया था। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो हनुमानाराम चौधरी और गंगाराम वैद यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आते हैं हनुमानाराम चौधरी और गंगाराम वैद है, उन्होंने दुधवा खारा किसान आंदोलन का संचालन किया था या उसका नेतृत्व है जो किया था। यहाँ पर इसका जो भयानक रूप है वो कांगड़ कांड के रूप में सामने आता है, जिसे जो कि 1946 में घटित हुआ था। यहाँ पर महिलाओं और बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, उन्हें बंदी बना के अमानवीय व्यवहार किया गया था। इस तरीके से दुधवा खारा जो किसान आंदोलन है के सामने आता। ये हमारा नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर जल्दी जल्दी से इसको रिपीट मार देते हैं। दुधवा खारा किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो पहले ये जो गांव है ये किसके अंतर्गत आता था, बीकानेर राज्य के अंतर्गत आता था, और वर्तमान में गुरु जिले में आता है। तत्कालीन शासक की बात करें उस समय बीकानेर के जो शासक हुआ करते थे वो होते हैं महाराजा शार्दुल सिंह जी। इसका इस आंदोलन का अगर हम संचालन की बात करें तो बीकानेर राज्य जो प्रजा परिषद है उसके द्वारा इस आंदोलन का जो है पालन किया गया था। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो हनुमानाराम चौधरी जी आते हैं और मगाराम वैद आते हैं। और आते हैं हनुमानाराम चौधरी और मगाराम जी वैद। मुख्य घटना कांगड़ कांड के रूप में सामने आती है 1946। ये घटना किससे संबंधित है, तो दुधवा खारा किसान आंदोलन के दौरान घटित ये घटना है। यहाँ पर कांगड़ के जागीरदारों ने महिलाओं व बच्चों के साथ क्या किया है, अमानवीय व्यवहार किया है, एक प्रकार से बुरा व्यवहार किया है, जिसे हम कांगड़ कांड के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों रिपीट मारते हैं। तो खरा किसान आंदोलन पहले ये गांव बीकानेर राज्य के अंतर्गत आता था, वर्तमान में चूरू जिले में आता है। और शासक की बात करें तो शार्दुल सिंह शासक हुआ करते थे, के द्वारा इसका संचालन किया गया। तो बीकानेर राज्य जो प्रजा परिषद है उसके द्वारा इसका संचालन किया गया। फिर बात इसके नेतृत्व मानाराम चौधरी और राम वैद, कांगड़ कांड 1946, जहाँ पर कांगड़ के जागीरदार है वो क्या करते हैं, महिला व बच्चों के साथ तो मानवीय व्यवहार करते हैं, कारण से ये कांड है।
अब हम आगे अगले किसान आंदोलन। दोस्तों तो अगला हमारा जो किसान आंदोलन है वो है मेव किसान आंदोलन। कौन सा है? मेव किसान आंदोलन। ये कब से कब तक गठित हुआ? तो 1932 से 33 के बीच ये आंदोलन गठित हुआ था। किसके द्वारा गठित किया गया? तो आंसर हो जाएगा मेव मुसलमान भाइयों के द्वारा ये आंदोलन गठित हुआ। मेव जो मुसलमान है वो कहाँ निवास करते हैं? ज्यादातर अगर उनका क्षेत्र की बात करें तो उसे मेवा क्षेत्र कहा जाता है, और इसके अंतर्गत जो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र आता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो अलवर और भरतपुर की जो सरकारें हैं वो मेव किसानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी। इनको जो है क्या बोलेंगे, उसको उनकी जो रहती है ना काउंसिल, उसमें इसको शामिल कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम इनके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो मोहम्मद मोहम्मद हाजी अली और जो यासीन खान है, इनके द्वारा जो मेव किसान आंदोलन है उसका जो है नेतृत्व किया जाता है। 1932 में एक संस्था का गठन होता है जिसे कहते हैं अंजुमन खादिम उल इस्लाम करके। क्या नाम है? अंजुमन खादिम उल इस्लाम करके एक संस्था का 1932 में जो ये मोहम्मद हाजी अली है इनके द्वारा संस्था का गठन किया जाता है। प्रारंभ में मेव किसान आंदोलन का संचालन किया था, लेकिन अगर हम उसके बाद की बात करें तो इसमें जो है सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, जिसके कारण से ये संस्था है जो समाप्त हो जाती है, और ये किसान आंदोलन जो है वो भी ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं मेव किसान आंदोलन। क्या पढ़ रहे हैं? मेव किसान आंदोलन। ये कब से कब के बीच में हुआ था? तो 1932 से 1933 के बीच में ये जो किसान आंदोलन है वो गठित हुआ। इनके द्वारा चलाया गया। तो मेव से रिलेटेड ही मेव मुसलमानों के द्वारा, मेव मुसलमान किसान के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। कौन सा क्षेत्र जो मेव जनजाति है वो ज़्यादातर मेवात क्षेत्र में रहती है, जो कि अलवर और भरतपुर का पार्ट इसमें आता है। राज्य सरकार ने किसानों का समर्थन प्राप्त करने हेतु जो राज्य की काउंसिल होती है उसमें एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है, ये नाम याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है, खान बहादुर काजी इजुद्दीन बिलग्रामी। क्या किया जाता है? इसको शामिल किया जाता है। एक बार नाम वापस बोलेंगे, खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी। खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी। खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को राज्य की काउंसिल में शामिल किया गया था। वहीं अगर हम बात करें कि इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन कौन थे, तो मोहम्मद हाजी अली और जो यासीन खान है इनके द्वारा इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। हाजी अली है वो 1932 में एक संस्था का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक संस्था का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं अंजुमन खादिम उल इस्लाम। माना जाता है अंजुमन खादिम उल इस्लाम। इसकी स्थापना 1932 में मोहम्मद हाजी अली के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मेव किसान आंदोलन का क्या करना है? संचालन करना है। कालांतर में इसमें सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो भड़क जाते हैं, के कारण ये संस्था ही समाप्त हो जाती है और मेव किसान आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों हमने मेव किसान आंदोलन को कवर किया है तरीके से। देखो 1932 से 1933 में मुसलमान भाइयों के द्वारा मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर राज्य सरकार ने खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को में शामिल किया। क्यों? क्योंकि मेव किसानों का समर्थन प्राप्त करने हेतु तो यह कदम उठाया गया था। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो मोहम्मद हाजी अली और यासीन खान के द्वारा इस आंदोलन का मतलब कौन सा आंदोलन है? मेव किसान आंदोलन का संचालन किया गया था। अंजुमन खादिम उल इस्लाम एक संस्था का गठन होता है। ये प्रणेता की बात करें या संस्था की बात करें तो मोहम्मद हाजी अली के द्वारा ये संस्था स्थापित कर दी है। इसका उद्देश्य क्या था? तो मेव किसान आंदोलन का पालन करना। लेकिन बाद में या कालांतर में इस कालांतर समय गुजरते मतलब एक प्रकार से बाद में भी बोल सकते हैं, बाद में इसमें एक दंगे भड़क जाते हैं, के कारण से ये संस्था समाप्त हो जाती है। अगर चलाने वाला ही समाप्त हो जाए तो सीधी बात है किसान आंदोलन भी समाप्त होना तय है। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कौन से किसान आंदोलन की तरफ? अब हम बढ़ते हैं
बेंगू किसान आंदोलन की तरफ अगर हम बेंगू किसान आंदोलन को शुरू करें, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये बेंगू गांव कहाँ पे पड़ता है। क्या क्वेश्चन बनता है? बेंगू गांव कहाँ पे पड़ता है? तो बेंगू गांव चित्तौड़गढ़ में आता है। कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में। और ये चित्तौड़ मेवाड़ में आता है। तो बेंगू मेवाड़ राज्य का क्या हो जाएगा? एक प्रमुख ठिकाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमुख ठिकाना हो जाएगा। अगर हम बेंगू में अगर हम देखें कि कौन से जाति के किसान सर्वाधिक थे, तो आंसर हो जाएगा धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। देखो, ब के ऊपर धाकड़ जाति के किसान है। कौन कौन सी जगह पे? ब से बेंगू में धाकड़ जाति, और ब से जो बिजोलिया है, बिजोलिया किसान आंदोलन जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें भी धाकड़ जाति के ही किसान सर्वाधिक हुआ करते थे। यहाँ पर भी वही कारण है कि बिना फालतू के जो टैक्स वगैरह है वो ज़्यादा लिए जा रहे थे। उसको रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो उसके लिए ये मेनाल नामक जगह पे एक सभा होती है। मेनाल जगह भीलवाड़ा में पड़ती है। वहां पर जो विजय सिंह पथिक है, वो इस आंदोलन का जो नेतृत्व करने की जिम्मेदारी राम नारायण चौधरी जी को सौंपते हैं। किनको सौंपते हैं? राम नारायण चौधरी जी को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? राम नारायण चौधरी जी है। इनको ये जिम्मेदारी कब सौंपी गई? 1921 मेनाल सभा में विजय सिंह पथिक के द्वारा उनको सौंपी गई थी। वहीं अगर हम बात करें कि बेंगू के ठाकुर हुआ करते थे जिनका नाम आता है अनूप सिंह जी। क्या आता है? अनूप सिंह जी यहाँ के ठाकुर हुआ करते थे। इनके और राम नारायण चौधरी जी के बीच में एक समझौता होता है। क्या समझौता होता है? कि जो भी बढ़े हुए कर है उनको क्या करना? कर को समाप्त करना। तो मेवाड़ गवर्नमेंट इससे बौखला जाती है। हड़बड़ी में तो एक तरीके से कि मतलब पूरा टैक्स ही देना बंद करेंगे तो सीधी सी बात है मेवाड़ गवर्नमेंट के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही। वो आती है और इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देती है। क्या देती है? कि ये समझौता तो बोल्शेविकों के द्वारा किया गया, यानी एक तरीके से विद्रोहियों के द्वारा किया गया है, इस तरीके से कहती है। और अनूप सिंह को क्या कर देती है? नजरबंद कर देते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो बेंगू का जो प्रशासक है वो लाला अमृतलाल को नियुक्त किया जाता है, जो कि मेवाड़ सरकार का हितैषी हुआ करता था। जो जैसी मेवाड़ गवर्नमेंट बोलेंगे, जितना टैक्स लेने का बोलेंगे उतना ले लिया करता था, उतना वसूल करता था। उसके बाद किसानों की मांगों को जांच करने के लिए 1922 में एक आयोग की स्थापना होती है जिसका नाम आता है ट्रेंच आयोग। इसने भी कोई कार्यवाही नहीं की। तो इसकी कार्यवाही का विरोध प्रदर्शन करने के लिए बेंगू गांव के किसान है जो गिरधारी गांव में एक सभा करते हैं। क्या करते हैं? सभा करते हैं। वहां पर किसान लोग सभा कर रहे थे और ये ट्रेंच वहां से आ जाते हैं और गोलीबारी चलवा देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर रूपा जी और जो कृपा जी नाम के दो व्यक्ति है वो क्या हो जाते हैं? ये शहीद हो जाते हैं। क्या होते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सब घटनाओं को अगर आपको पसंद आ रही है, पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है, तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब हम नोट्स मेकिंग पैटर्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर। कहाँ आगे बढ़ते हैं? नोट्स मेकिंग पैटर्न पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन के मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये जो बेंगू गांव है वो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़ किसका इसमें आता है? मेवाड़ राज्य में। तो ये क्या हो जाएगा? मेवाड़ राज्य का एक प्रमुख ठिकाना हुआ करता था। अगली बात, यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान थे। सर्वाधिक कौन से जाति के थे? धाकड़ जाति के किसान थे। धाकड़ जाति के किसान और कहाँ आते हैं? तो देखो, ब से बेंगू, ब से बिजोलिया, इन दोनों जगह पे धाकड़ जाति के जो किसान हैं वो सर्वाधिक थे। कर विरोध के रूप में ये लोग एक सभा करते हैं मेनाल, जो कि जगह पड़ती है भीलवाड़ा में। कब करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 1921 में। कारण क्या है? बढ़े हुए जो कर है उनको कम करवाना, मतलब जो बढ़े हुए कर है उसके खिलाफ ये सभा हो रही है। यहाँ पर जो विजय सिंह पथिक जी आते हैं वो इस आंदोलन का नेतृत्व किनको सौंपते हैं? नेतृत्व सौंपते हैं राम नारायण चौधरी जी को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? राम नारायण चौधरी जी को सौंपते हैं।
वहीं अगर हम बात करते हैं कि बेंगू के जो जागीरदार और जो आंदोलनकर्ता होते हैं, इनमें एक समझौता होता है। बेंगू के ठाकुर कौन थे? तो बेंगू के जो ठाकुर थे उनका नाम आता है अनूप सिंह जी। कौन आता है? क्या नाम मिलता है? बेंगू के ठाकुर थे अनूप सिंह जी। वहीं आंदोलनकर्ता के जो नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन के, वो थे राम नारायण चौधरी जी। इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। क्या होता है? समझौता। इसलिए कि जो अवैध कर है, जो बढ़े हुए कर है, उनको क्या करना, एक तरीके से समाप्त करना, इसका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। वही मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को रद्द करने के लिए इसे किसकी संज्ञा देती है? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देते हैं। बोल्शेविक समझौते का अर्थ होता है कि ये तो उपलब्धवादी या विद्रोहियों के द्वारा समझौता किया गया है। इस तरीके से फिर अगला क्या आता है? अनूप सिंह जी को नजरबंद कर दिया जाता है और बेंगो का प्रशासक लाला अमृत लाल को नियुक्त किया जाता है। किन्हें नियुक्त किया जाता है? लाला अमृत लाल को बेंगू का जो है प्रशासक नियुक्त किया जाता है। ये मेवाड़ सरकार के हितैषी थे, जैसा कहते थे वैसा करते थे। अगली, किसानों की मांगों की जांच करने के लिए ट्रेंच आयोग का गठन होता है 1922 में। क्या करना है? लेकिन ये भी कोई कार्यवाही नहीं करता है। तो इसका जो भयंकर रूप है वो हमारे सामने आता है गोविंदपुरा या गिरधारीपुरा हत्याकांड के रूप में। ये जो हत्याकांड है वो 13 जुलाई 1923 को हुआ था। यहाँ पर किसान लोग सभा कर रहे थे, ट्रेंच साहब आते हैं और गोलियां चलवा देते हैं, जिससे 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। एक का नाम आता है रूपा जी और एक का नाम आता है कृपा जी। ये दोनों यहाँ पर शहीद होते हैं। इस तरीके से हमारा जो बेंगू किसान आंदोलन है वो पूरा होता है। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो अगला किसान आंदोलन की श्रेणी में, अगली कड़ी में हमारे पास जो आता है वो है, कौन सा है? हाँ, अगला हमारे पास है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। अगर हम सबसे पहले इसके बारे में ये चर्चा करें कि ये आंदोलन कब से कब तक, यानी टाइम पीरियड क्या रहा इसका, तो आंसर हो जाएगा 1897 से लेकर 1941 तक। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा 44 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि 44 वर्ष तक चलने वाला भारत का सबसे बड़ा क्या है? ये किसान आंदोलन है। कैसा है ये? भारत का सबसे बड़ा है। यानी टाइम पीरियड के हिसाब से सबसे बड़ा अगर कोई किसान आंदोलन है तो वो कौन सा है? वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। वहीं अगर इसकी व्यापकता की दृष्टि से भी देखें तो भी ये भारत का सबसे ज्यादा व्यापक, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, और एक प्रकार से इसमें हिंसा की घटना नहीं हुई थी, इस कारण से इसे अहिंसात्मक किसान आंदोलन में भी सबसे बड़ा भारत का माना जाता है। तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या देखा? हमने इस स्लाइड में देखा कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1857 से लेकर 1941 तक चला था। लगभग लगभग 44 वर्ष तक चलने वाला भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। और ये भारत का सबसे ज्यादा, अगर हम व्यापक देखें, व्यापकता की दृष्टि से भी ये भारत का सबसे बड़ा है, शक्तिशाली भी है, ज्यादा है, क्योंकि इसमें जनता है वो जो ज्यादा सहयोग करती है। इस कारण से, और इसमें ये एक प्रकार से इसमें हिंसा की घटनाएं कहीं भी सामने नहीं आती है, इस कारण से ये एक प्रकार से अहिंसात्मक भी होता है। तो कह सकते हैं कि यह जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो भारत का सबसे ज्यादा व्यापक, शक्तिशाली और अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बिजोलिया के बारे में जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं वो हम देखने का प्रयास करते हैं। तो बिजोलिया है जो वो, ये मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना हुआ करता था। किसका था? मेवाड़ राज्य का ए श्रेणी का ठिकाना था। श्रेणी भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये कौन सी है? ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। वर्तमान में अगर पूछे कि ये कहाँ पड़ता है तो यह भीलवाड़ा जिले में आता है। कहाँ आता है? भीलवाड़ा जिले में। इसके उपनाम की चर्चा करें तो देखो, ऊ से ही ऊपर नाम, ऊपर नाम क्या है इसका? उपनाम है। वहीं अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो विजयावल्ली। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि जो बिजोलिया किसान आंदोलन आता है उसका हम आगे देखेंगे कि इसका सफल नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक जी थे। तो विजयावल्ली इसका क्या हो जाएगा? प्राचीन नाम। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखते हैं तो खानवा के युद्ध में वीरता दिखाने वाले गजनेर के जो निवासी है जिनका नाम आता है अशोक सिंह परमार को ये जो बिजोलिया ठिकाना है ये किसने प्रदान किया था?
महाराणा सांगा ने प्रदान किया था। वहीं अगर हम देखें तो ये जो जगनेर है, ये मूलतः जो अशोक परमार है वो कहाँ के रहने वाले थे? मूलतः ये रहने वाले थे जगनेर, जो कि जगह पड़ती है भरतपुर के निवासी थे। कौन? अशोक परमार जी जगनेर भरतपुर के निवासी थे मूलतः, यानी जो पहले इनका जो संबंध आता है मूलतः वो कहाँ से है? जगनेर भरतपुर से है। तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या देखा? हमने देखा बिजोलिया मेवाड़ राज्य का ए श्रेणी का ठिकाना है, वर्तमान में ये भीलवाड़ा जिले में आता है। इसके अगर हम उपनाम की चर्चा करेंगे तो उपनाम आता है उपरनाम, और प्राचीन नाम है इसका विजयावल्ली। खानवा के युद्ध में वीरता दिखाने वाले जो गजनेर के निवासी थे अशोक परमार, उनको यह ठिकाना महाराणा सांगा ने भेंट किया था। क्यों किया था? खानवा में, खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें वीरता दिखाने के कारण। अगर हम अशोक परमार की बात करें तो वो कहाँ के निवासी थे? वो थे मूलतः जगनेर भरतपुर के निवासी के थे। कहाँ के? जगनेर भरतपुर के निवासी थे। वहीं अगर हम और देखें बिजोलिया के बारे में, तो बिजोलिया में सर्वाधिक मात्रा में जो मतलब ज्यादा से ज्यादा जो किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान हुआ करते थे। कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के किसान थे। धाकड़ जाति के अन्य किसान हमने कहाँ पढ़े थे? देखो, ब याद रखना है। हमें धाकड़ जाति आए तो ब याद रखना है। ब से बिजोलिया, ब से बेंगू में हमने देखा था। अब हम देखते हैं यह आंदोलन चलाने के पीछे कारण क्या थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हर किसान आंदोलन में आता है कि यहाँ पर जो लगान है वो ज्यादा थी। कितनी थी? यहाँ पर टैक्स जो है 86 टाइप के टैक्स लिया करते थे। मतलब 86 मतलब कितने ज्यादा हो गए आप देख ही सकते हो। और एक यहाँ पर एक प्रथा प्रचलित थी कि बेगारी प्रथा, यानी किसी ने किसी के पास से पैसे ले लिए तो उसको बिना वेतन के ही मजदूरी करवाओ करके, तो बिना वेतन के जो मजदूरी करवाने की प्रथा है वो भी यहाँ पर ज्यादा प्रचलित थी। वहीं आगे हम देखें तो हमारे पास एक शब्दावली आती है, लाटा कूटा पद्धति भी यहाँ पर थी। इसमें से मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्या व्यक्ति है? ये हमारे पास एक कर लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आया हुआ एक निरीक्षक है। क्या है? निरीक्षक है। ये तय करेगा कि टैक्स कितना देना है करके। अगर वो खड़ी फसल के ऊपर देखे, देखो ये क्या कर रहा है, ये मतलब ये एक प्रकार से खेत है, मान लेते हैं कोई गन्ने का खेत है कि कौन सा भी खेत है, या गेहूं का खेत है, कुछ भी खेत है। तो ये क्या करता है, ये इस खेत को देखता है, खड़ी फसल को देखता है, और खड़ी फसल को देख के अगर वो निरीक्षण करे कि आपको इतना हिस्सा देना पड़ेगा, तो वो कौन सी पद्धति हो जाएगी? वो हो जाएगी कूटा पद्धति। कौन सी हो जाएगी? कूटा पद्धति कहलाएगी। वहीं इस फसल, खड़ी फसल को बाद में काट वाट के इसका वो है थ्रेसर से, मतलब एक प्रकार से अनाज निकाल लिया। क्या किया है? अनाज निकाल लिया है। अब निरीक्षण करता आता है और उस निकाले हुए अनाज को देखता है, और देखते हुए तय करता है कि आपको इतना, इतनी रकम या इतना अनाज कर के रूप में देना पड़ेगा। तो वो कौन सी पद्धति हो जाएगी? वो हो जाएगी लाटा कूटा पद्धति। वो हो जाएगी लाटा पद्धति, और कूटा पद्धति खड़ी फसल के ऊपर है। देखो याद कैसे रखेंगे? अच्छा, पहले अपन कहते थे ना कि हाँ वो लाटा लाटा भर के वो लाया है करके, तो लाटे से रिलेटेड ही, मतलब लाटा भर के, यानी खड़ी फसल को तो भर नहीं सकते, वो तो सीधी सी बात है, कटे हुए मतलब एक प्रकार से पूरा अन्न निकलने के बाद ही भराई का काम होता है। तो इस तरीके से आप लाटा पद्धति समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाई ये जो आंदोलन है वो बहुत बड़ा आंदोलन है। कब से कब तक है ये आंदोलन? हमने देखा था कि ये 1897 से लेके 1941 तक चला था, यानी 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला था। तो इसको एक साथ अगर हम पढ़ने जाएंगे तो सारा मामला कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको 3 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जाता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो ये घटित होता है 1897 से 1916 तक आता है। वहीं अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो वो आता है 1916 से 1927 के बीच, और तीसरा जो चरण आता है वो आता है 1927 से लेके 1941 तक आता है। कब तक आता है? 1916 से लेके 1941 तक आता है। चलिए अब इन चरणों में क्या क्या घटनाएं हुई वो एक बार शॉर्ट में देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये हमने 3 डिवाइड में किया है ना, ये हमारा कौन सा चरण है? ये है फर्स्ट चरण।
और ये है सेकंड चरण, और ये कौन सा चरण है, ये हो जाएगा हमारे पास तीसरा चरण। तो चलिए इन इन चरणों में क्या क्या घटनाएं हुई वो उनके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण को शुरू करते हैं। वैसे हम नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर और भी ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ ये चीज़ें देखना जरूरी हो जाती है, ताकि मतलब एक प्रकार से वो जो स्टोरी की बढ़ रही है वो अच्छे से बढ़ जाए, आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाए, तब आके पीछे का पढ़ने में मज़ा आएगा। देखो दोस्तों, क्लासेस अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए। आपका तो हो ही रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, जो बिजोलिया के जो सबसे पहले जो मतलब वहाँ के जो ठाकुर आते हैं उनका नाम आता है गोविंद सिंह जी, राव गोविंद सिंह जी करके। इनको किसानों से कोई शिकायत नहीं थी। क्या थी? इनको किसानों को इनसे कोई शिकायत नहीं थी। मतलब ये अपना काम ठीक तरीके से करते थे। इनके बाद जो ठाकुर आते हैं वो आ जाते हैं राव कृष्ण सिंह जी। इन्होंने अपने कार्यकाल में इतने टैक्स बढ़ा देते हैं कि लगभग इनके टाइम पे 86 प्रकार के कर आ जाते हैं। कितने आते हैं? 86 प्रकार से। उसमें से एक कर जो 1903 में लागू होता है, जिसे कहते हैं चौवरी कर, भी एक नया कर लागू कर दिया था। चौवरी कर का अर्थ होता है पुत्री के विवाह पर, मतलब इनको ठाकुरों को एक प्रकार से कर देना पड़ता था, जो कि मिनिमम 5 रुपए और अधिकतम 13 रुपए तक जाता है। यानी 513 रुपए, 513 आप संख्या याद रखिए, 5 रुपए मिनिमम और 13 रुपए अधिकतम करके। इस छवरी कर के विरोध में एक गांव पड़ता है जिसका नाम आता है गिरधारीपुरा गांव। कौन सा गांव है? गिरधारीपुरा गांव में एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई थी गंगाराम धाकड़ करके, उनके मृत्यु भोज के ऊपर सारे जो बिजोलिया के जो किसान है वो एकत्रित होते हैं और सामूहिक बैठक करते हैं। बैठक बैठक में बात आती है कि जो कृष्ण सिंह जी ने है जो चवनी कर, एक नया कर अलग से लागू किया है, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो रही है देना। तो उनकी शिकायत लेके सबने निर्णय लिया कि कृष्ण सिंह जी की शिकायत लेके महाराणा, जो मेवाड़ के जो महाराणा है फतेह सिंह जी, उनके पास शिकायत लेके भेजा जाए। तो शिकायत लेके कौन जाएगा? तो शिकायत लेने के लिए दो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। ये जाते हैं मेवाड़ के महाराणा के पास, वहां पर इनके शिकायत करते हैं। तो एक प्रकार से मतलब वो जो चवरी कर है वो समाप्त करने की आज्ञा वहां से मिल जाती है और चवरी कर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो भाई अभी ये इनकी शिकायत लेके गए हैं, तो फिर ये ठाकुर कृष्ण सिंह इनको क्या दे देंगे? इनको बिजोलिया से एक प्रकार से बाहर कर देंगे या निष्कासित कर देते हैं। क्या करते हैं? ये इनको बिजोलिया से निष्कासित कर देते हैं। फिर अगले ठाकुर जो बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वी सिंह जी। पर जो नए ठाकुर बने हैं वो मेवाड़ के महाराणा को मतलब एक प्रकार से ठाकुर बनने के उपलक्ष्य में तलवार जो बंदाई है वो कर देना पड़ता था। कौन सा कर देना पड़ता था? क्या मैं लिख देता हूँ, तलवार जो बंदाई कर है वो मेवाड़ के महाराणा को ठाकुर दिया करते थे। लेकिन ये बार जो है पृथ्वी सिंह जी किनके ऊपर डाल देते हैं? किसानों के ऊपर डाल देते हैं। क्या करते हैं कि मतलब किसान ही मेरे जो तलवार बंदाई कर है वो मेवाड़ के महाराणा को देंगे करके। तो इनका जो विरोध है वो 3 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। इन तीनों के द्वारा क्या किया जाता है? इस कर का विरोध किया जाता है, जिसके कारण से ये जो पृथ्वी सिंह जी है वो इन तीनों को भी क्या कर देते हैं? इन तीनों को भी बिजोलिया से निष्कासित कर देते हैं। क्या करते हैं? निष्कासित कर देते हैं। वहीं अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में हमारे पास कौन आते हैं? दूसरे चरण में नेतृत्व करने के लिए हमारे पास आते हैं विजय सिंह पथिक जी। ये विजय सिंह जो पथिक जी है वो किस तरीके से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े, अगर हम इनके पीछे के बैकग्राउंड के ऊपर चर्चा करें, इनके अगर हम पीछे के बैकग्राउंड के ऊपर चर्चा करें तो इनका मूल नाम है जो कि भूप सिंह गुर्जर हुआ करता था। ये गोपाल सिंह खैरवा और जो भूप सिंह गुर्जर है, इनका नाम राजस्थान में सशस्त्र क्रांति करने में आने के कारण, सशस्त्र विद्रोह करने में आने के कारण इनको टॉडगढ़ जेल में भेज दिया जाता है। जहां से ये जो बंधु है विजय सिंह पथिक जी, ये वहां से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं और ओचड़ी गांव चित्तौड़ में आ जाते हैं, जहाँ पर वो मेरी तरह ही टीचिंग का काम करना शुरू कर देते हैं। टीचिंग का काम करते करते पाठशाला भी मतलब एक प्रकार से स्कूल भी ज्वाइन कर लेते हैं। और जो एक सभा आती है जिसका नाम आता है विद्या प्रचारिणी सभा करके। क्या है?
विद्या प्रचारिणी सभा करके एक संगठन होता है, जो कि मूलतः हरिभाई किंकर के द्वारा स्थापित की गई थी, उनसे ये जुड़ जाते हैं। इनका एक वार्षिक वो विद्या प्रचारिणी सभा का एक वार्षिक सम्मेलन हो रहा था चित्तौड़गढ़ में। वहां पर ये जो तीन बंधु है, कौन है, साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, ये भी उस सम्मेलन में शामिल होते हैं। और जो विजय सिंह पथिक है वो भी उस सम्मेलन में शामिल होते हैं। क्या होते हैं, विजय सिंह पथिक भी उस सम्मेलन से जुड़ जाते हैं। फिर अगर हम आगे की घटनाएं देखें तो साधु सीताराम दास है, वो इनसे प्रभावित हो जाते हैं विजय सिंह पथिक को, और बिजोलिया का नेतृत्व करने के लिए अनुरोध करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा वो जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का आप नेतृत्व करो करके। तो ठीक है भाई, मान जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, ये पहुंच जाते हैं बिजोलिया। फिर वहां जाके ये दो संगठनों का संगठन बनाते हैं, ताकि जिसके द्वारा लोगों को प्रेरित कर सके कि आप टैक्स मत दो करके। कौन कौन से थे, एक तो नाम मिलता है बिजोलिया पंचायत करके, और एक नाम आता है ऊपरमाल पंच बोर्ड करके। जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है उसका सरपंच नियुक्त किया जाता है इस व्यक्ति को, जिनका नाम है मन्नाराम पटेल। किसको नियुक्त किया जाता है, मन्नाराम पटेल। वहीं अगर हम देखें तो इस जो ये जो विषय है कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन का, अभी छोटे से लेवल पे होगा तो बात बढ़ेगी नहीं, इसको बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए इन्होंने एक प्रताप नामक समाचार का सहारा लिया। इस प्रताप नामक समाचार पत्र ये कानपुर से निकाला जाता था। कहाँ से, कानपुर से निकलता था, और इसको प्रकाशित करने वाले थे गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी है, ये हमारे विजय सिंह पथिक के क्या हुआ करते थे, ये इनके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, बचपन के दोस्त थे। क्या है ये क्या हुआ करते थे, बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, हम लोग प्रकाशित करेंगे इस विषय को, इस मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पे उठाएंगे, जिससे मतलब एक तरीके से भारत में इस ये बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चा का विषय किसने बनाया, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो प्रताप नामक जो समाचार पत्र था उसके द्वारा बनाया गया। वहीं पर एक व्यक्ति आते हैं माणिक्यलाल वर्मा। ये मेवाड़ सरकार के अधीन काम करते थे, और वहीं विजय सिंह पथिक की कार्य प्रणाली को देख के ये मतलब मोहित हो जाते हैं उनके ऊपर, उनके कार्य प्रणाली को देख के एकदम मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और मेवाड़ राज्य के कामकाज से ये इस्तीफा दे देते हैं, और उसी समय एक गीत लिखते हैं पंचीड़ा। अगर आपको याद रहेगा तो हमने एक और गीत पढ़ा था अर्जी गीत, जो कि माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ही लिखा गया था, लेकिन वो गीत मतलब कौन से किसान आंदोलन के दौरान लिखा गया था, वो हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन के दौरान, आपको ध्यान में रहेगा। इसके बाद एक प्रयास आता है बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन 1919 में किया जाता है। इसके सदस्य आते हैं अमर सिंह जी और अफजल अली। वहीं अगर हम देखें क्या होता है, तो ये जो बिंदुलाल आयोग है इसके अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य होते हैं। ये किसानों की मांगों को सही ठहराते हैं, लेकिन आगे की कार्यवाही नहीं होती है। उसके द्वारा विजय सिंह पथिक के द्वारा एक और अगला प्रयास किया जाता है, जो कि राजस्थान सेवा संघ 1919 में स्थापित किया जाता है वर्धा महाराष्ट्र में। कहाँ किया जाता है, ये स्थापित किया जाता है पहले वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित किया था 1919 में, जहां से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र में बिजोलिया से संबंधित घटनाएं प्रकाशित करते थे। उसके बाद इस राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय जो है 1920 में अगले ही साल अजमेर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी सारी की सारी घटनाएं कहाँ केंद्रित हो गई, अजमेर में। अजमेर से ये संचालित करने लगे। उसके अगर हम बाद की बात करें तो यहाँ पर ये लोग हैं जो नवीन राजस्थान के नाम से न्यूज़पेपर निकाला करते थे, जो कि बाद में इसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा बैन हो जाता है, जिसके कारण से नाम चेंज कर देते हैं तरुण राजस्थान करके। इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। वहीं अगर हम आगे की घटनाएं देखें तो जो 1922 के आसपास जो मिस्टर हॉलैंड साहब है, उनकी यहाँ पर एजेंट टू गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति होती है हॉलैंड साहब की। ये भी समझौता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक तरीके से असफल हो जाते हैं। और 1927 के आसपास विजय सिंह पथिक है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से। हाँ जी दोस्तों, स्टोरी समझ में आ रही है ना, बैठ रही है ना, टेंशन मत करो। आगे हम और देखेंगे, आगे हम क्या देखेंगे, जब हम नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर बढ़ेंगे ना, तब आपको और अच्छे तरीके से ये घटनाएं समझ में आएगी।
अब हम तीसरे चरण पर जाते हैं। तो इस तीसरे चरण का नेतृत्व प्रारंभ में जमनालाल बजाज करते थे। देखो, जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है, इसलिए ये 1931 में एक सत्याग्रह करने का निर्णय लेते हैं। क्या करते हैं कि हम तो सत्याग्रह करेंगे, किसके खिलाफ? मेवाड़ सरकार के खिलाफ हम लोग सत्याग्रह करेंगे। तो इस तो उस समय के तत्कालीन जो मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम आता है सर सुखदेव प्रसाद। क्या नाम आता है? सर सुखदेव प्रसाद। ये इनके साथ एक तरीके से समझौता तो कर देते हैं, लेकिन ठीक तरह से मानते नहीं है, यानी समझौते में मतलब बाद में मानने से इनकार कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आंदोलन वापस शुरू होता है। जब वापस शुरू होता है तो उसका नेतृत्व करते हैं माणिक्यलाल वर्मा जी। माणिक्यलाल वर्मा जी लीडरशिप कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये लोग मेवाड़ की जो मतलब गवर्नमेंट समझती है कि नेतृत्वकर्ता को अगर हम जेल में डाल देंगे तो आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इनको कुंभलगढ़ जेल में भेजा जाता है। कहाँ पर इनको भेजा जाता है? कुंभलगढ़ जेल में। कहाँ भेजा जाता है? कुंभलगढ़ जेल में इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनके एक मित्र का नाम आता है नारायण पटेल। कौन सा नाम आता है? इनके एक सहयोगी थे नारायण पटेल, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। तो इसके कारण से जो जनता है वो तेज और उग्र हो जाती है और कहती है कि या तो नारायण पटेल को छोड़ो या हम सबको जेल में डालो। तो उसके बाद जो नए मेवाड़ के प्रधानमंत्री आते हैं, उनका नाम आता है सर टी राघवाचार्य। क्या नाम मिलता है? सर टी राघवाचार्य। ये सारी स्थिति को समझ जाते हैं, सारी स्थिति से परिचित हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी इस समस्याओं का समाधान करना अनिवार्य है, नहीं तो कुछ अनहोनी होनी तय है। इस तरीके से वे अपने जो मंत्री है, जिनका नाम आता है मोहनलाल मेहता, इनको किसानों के पास भेजते हैं और किसानों से समझौता करने में सफल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से ये आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फ़ोन के जो वॉलपेपर के ऊपर 2-4 दिन लगा के रखिए। बिजोलिया किसान आंदोलन आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ जनक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। क्या है? इसके जनक कौन थे? इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम राजस्थान के किसान आंदोलनों का जनक देखेंगे तो वो नाम मिलेगा विजय सिंह पथिक जी। कौन है? विजय सिंह पथिक जी। वहीं अगर हम बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक देखेंगे तो वो आएगा साधु सीताराम दास, क्योंकि इन्होंने ही, हाँ ये तो वही है जो पृथ्वी सिंह जी का जो तलवार बंदाई का कर रहे हैं, उनका विरोध करने में ये इनका बड़ा योगदान हुआ करता था। तो इस तरीके से आप बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक पूछे तो वो हो जाएगा साधु सीताराम दास। राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक पूछे तो वो हो जाएगा विजय सिंह पथिक। वहीं अगर हम देखेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व करता, क्या दें, सफल नेतृत्व करता, तो वो कौन हो जाएंगे? वो भी हो जाएंगे विजय सिंह पथिक जी। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, आशा करता हूँ इनमें आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगी। चलिए वापस देखते हैं। राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक कौन है? विजय सिंह पथिक जी। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन के सफल नेतृत्वकर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। प्रयास अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना न भूले। बसा बस ठोको ही कौन है। अब हम डिटेल में नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हम शुरू कर रहे हैं प्रथम चरण। क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग? प्रथम चरण शुरू कर रहे हैं। तो इसका जो कार्यकाल, मतलब एक प्रकार से इनका जो टाइम पीरियड आता है वो कितना है? 1897 टू 1916, 1857 से लेकर 1916 तक है ये कार्यकाल। मतलब ये टाइम पीरियड प्रथम चरण का 1857 से लेकर 1916 तक आता है। तो सबसे पहले ठाकुर कौन कौन हुआ करते थे? राव गोविंद सिंह जी। इनको किसानों को इनसे कोई शिकायत नहीं थी। इसके बाद जो ठाकुर बनते हैं उनका नाम आता है राव कृष्ण सिंह जी। इनके टाइम में 84 प्रकार के कर लागू थे। तो सीधी सी बात है, किसानों को समस्याएं तो होगी ही, लेकिन समस्याएं तो तब हुई जब 1903 में इन्होंने एक और कर लागू कर दिया, जिसे कहते हैं चौवरी कर। कौन सा कर लागू किया है? चौवरी कर। ये पुत्री के विवाह पर दिया जाता था और अधिकतम 500, मतलब 5 रुपए मिनिमम और 13 रुपए अधिकतम हुआ करता था। याद कैसे रखेंगे? पूरा आंकड़ा एक साथ रखो। 5 मिनिमम है और 13 जो है वो अधिकतम है। इसका विरोध कहाँ कहाँ प्रकट हुआ? इसका विरोध गिरधारीपुरा जो गांव है वहां पर इसका जो विरोध है वो प्रकट किया गया था।
अब हम आगे बढ़ते हैं गिरधारीपुरा गांव की तरफ। अगर हम गिरधारीपुरा गांव की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो भीलवाड़ा में। वनते गंगाराम धाकड़ का जो मृत्यु बोझ हो रहा था, इस अवसर पर एक सामूहिक बैठक होती है। किसके विरुद्ध में, चंवरी करके विरुद्ध में बातें चलती है। और इसमें निर्णय क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को मेवाड़ के महाराणा के पास क्या लेके भेजेंगे, शिकायत लेके भेजेंगे। क्या लेके भेजेंगे, शिकायत लेके भेजेंगे। तो इसका प्रयास मतलब क्या हुआ, 1906 में ये जो कर है वो तो समाप्त हो गया, लेकिन इनको क्या कर दिया, बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। मजा आ रहा है ना, पहले स्टोरी सुनी हुई रहती है ना तो अरे पिट्टा ही पाड़ेंगे। देखो तो सही, अगले शासक आते हैं या अगले जो ठाकुर है बिजोलिया के, वो पृथ्वी सिंह परमार बनते हैं। जो पृथ्वी सिंह परमार है वो नए ठाकुर बने तो सीधी सी बात है, जो तलवार बंदाई कर है वो मेवाड़ के महाराणा को देना पड़ता था। कौन देगा, तो ठाकुर दिया करते थे। क्या देना पड़ता था, तलवार बंदाई जो कर है वो मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह जी है उनको देना पड़ता था। लेकिन ये क्या कर देते, ये बार किसानों के ऊपर डाल देते हैं। किन के ऊपर डाल देते हैं, ये बार जो है किसानों के ऊपर डाला। किसने डाला है, पृथ्वी सिंह जी ने डाला। एक तो इतने टैक्स चल रहे थे और उसके ऊपर और डाला, तो सीधी सी बात है विरोध होना तय है। तो विरोध किसने किया, तो विरोध करने में नाम आता है साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। इनके द्वारा इस चीज का विरोध किया गया, तो सीधी सी बात है इनको भी बिजोलिया से बाहर निकाल देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। साधु सीताराम दास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उनको एक बार कवर कर देते हैं। एक नाम आता है बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो जनक हो जाएंगे साधु सीताराम दास। और अगर सफल नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे तो हो जाएगा विजय सिंह पथिक। राजस्थान किसके किसान आंदोलनों के जनक हो जाएंगे, विजय सिंह पथिक। तो इन क्वेश्चंस को आप बोलना नहीं है, ध्यान में रखेंगे। इनके द्वारा एक मंडली की मतलब एक प्रकार से एक संगठन बनाया जाता है, मित्र मंडली संगठन के नाम से। इसके द्वारा मतलब जो वहाँ की जो जनता है उनको कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया जाता था। और एक जो डंका नामक समाचार पत्र भी साधु सीताराम दास जी के द्वारा ही चलाया गया। इस समाचार पत्र ये एक प्रकार से हैंड रिटन था, हाथ से लिखा गया था। और क्या होता था, मतलब एक प्रकार से बिजोलिया में जन जागृति फैलाने का प्रयास हो रहा था। तो इस तरीके से हमारा जो प्रथम चरण है वो पूरा होता। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं जो बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। अगर हम दूसरे चरण के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड आता है वो कितना आता है, इसका टाइम पीरियड आता है 1916 से लगा के 1927 तक इसका टाइम पीरियड आता है। ये सही से नहीं दिख रहा होगा, है ना, कुछ अलग, हाँ ये ले लेते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना आता है, 1916 से 1927 तक इसका जो टाइम पीरियड है वो आता है। अब हम कुछ विजय सिंह पथिक जी के बारे में देख लेते हैं। तो विजय सिंह पथिक जी को समझने के लिए इस डायग्राम पे आते हैं, और मैं येलो वाला हाइलाइटर ले लेता हूँ। हाँ जी, तो इनका जो विजय सिंह पथिक जी का जो मूल नाम हुआ करता था वो क्या था, भूप सिंह गुर्जर इनका जो है मूल नाम हुआ करता था। तो ये जो भूप सिंह गुर्जर है और गोपाल सिंह जो खैरवा है, इन दोनों का नाम सशस्त्र विद्रोह में आने के कारण, सशस्त्र यानी हथियार के साथ विद्रोह कर रहे थे, इसके कारण से इनको टोडगढ़ जेल में इनको क्या किया जाता है, कैद किया जाता है। क्या किया जाता है, टोडगढ़ जो जेल है वहां पर इनको कैद किया जाता है। वहां से जो भूप सिंह गुर्जर है वो निकल जाते हैं और भाग जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। फरार होके ये पहुंच जाते हैं ओचड़ी गांव चित्तौड़ में। कहाँ पहुंच जाते हैं, ये मैंने सारी घटनाएं आपको बता दी है, लेकिन फिर भी अभी हम दूसरा चरण पढ़ रहे हैं तो इसलिए इनको कवर करना जरूरी है। तो ये कहाँ पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं ओचड़ी गांव चित्तौड़ में। वहां पर ये पाठशाला आरंभ करते हैं और टीचर के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करते हैं और अपना नाम क्या कर देते हैं, अगर वही का वही नाम लेके घूमेंगे तो सीधी सी बात है उनको वापस जेल में डाल देंगे। इसलिए ये अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लेते हैं। और वहां पर एक सभा संचालित हो रही थी, विद्या प्रचारिणी सभा। क्या नाम है, विद्या प्रचारिणी सभा। इस सभा से जो विजय सिंह पथिक जी है वो जुड़ जाते हैं। जो ये मूलतः संस्थापित किसके द्वारा है, ये संस्था स्थापित है
हरिभाई किंकर के द्वारा, हरिभाई उपाध्याय नहीं है, देखो हरिभाई किंकर जो है उनके द्वारा ये सभा की स्थापना की गई थी। इसका एक वार्षिक सम्मेलन हो रहा था चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हो रहा था? वार्षिक सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में हो रहा था। जो बिजोलिया के प्रथम चरण में जो 3 व्यक्ति निष्कासित किए गए थे, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और जो ब्रह्मदेव है, ये भी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। और सीधी सी बात है, विजय सिंह पथिक भी इस सभा से जुड़े हुए, तो वो भी भाग लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो साधु सीताराम दास है, ये विजय सिंह पथिक जी से एक प्रकार से प्रभावित हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, बिजोलिया आने के लिए विजय सिंह पथिक को अनुरोध करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये इनको आओ करके बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करो करके रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या है, बिजोलिया आ जाते हैं। आते ही दो संगठन बनाते हैं, एक 1916 में, अगला 1917 में। पहला जो होता है उसका नाम आता है किसान पंचायत और दूसरा है ऊपरमाल पंच बोर्ड। जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है या सरपंच नियुक्त किया जाता है मनाराम पटेल को। किसको नियुक्त किया जाता है? मनाराम पटेल को। इन दोनों संगठनों को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है कि बिजोलिया की जो सरकार, बिजोलिया की जो जनता है, वो गवर्नमेंट को कर नहीं दे, इसके लिए इनको प्रेरित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और अगर हम देखें कि विजय सिंह पथिक जी के द्वारा और क्या क्या प्रयास किए गए, तो विजय सिंह पथिक जी के द्वारा इसको इंडिया लेवल पर लेके जाने के लिए प्रताप नामक समाचार पत्र को में बिजोलिया का जो विषय है उसको प्रकाशित करवाया। ये कानपुर से निकलता था और इसके जो संस्थापक है या प्रकाशित कौन करते, तो गणेश शंकर विद्यार्थी है, जो कि विजय सिंह पथिक जी के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। इसके कारण से बिजोलिया किसान आंदोलन का वो है पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया गया। आगे अगर हम देखते हैं तो एक व्यक्ति आते हैं माणिक्यलाल वर्मा। ये मेवाड़ सरकार में काम करते थे, मेवाड़ सरकार के अधीन काम करते थे, लेकिन पथिक जी की कार्य प्रणाली को देख के ये जो माणिक्यलाल वर्मा है, ये अपने पोस्ट से त्याग पत्र दे देते हैं और इस बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं और ये एक गीत लिखते हैं पंचीड़ा। एक इनका गीत आता है, मैंने बताया था अर्जी गीत। जो अर्जी गीत है वो बूंदी किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रयास आता है 1919 में विजय सिंह पथिक जी के द्वारा के प्रयासों से ही बिंदुलाल जो भट्टाचार्य आयोग है उसकी स्थापना होती है। इसका प्रमुख अगर हम कार्य देखें तो किसानों की मांगों की जांच करना। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष हो जाएंगे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? वो है बिजोलिया किसान आंदोलन से। इसके अगर हम सदस्य की बात करेंगे तो एक सदस्य का नाम आता है अमर सिंह और दूसरे सदस्य है अफजल अली। ये किसानों की मांगों को सही मानते हैं, लेकिन आगे की कार्यवाही क्या हो जाती है, नहीं होती है। तो इसलिए ये विजय सिंह पथिक जी के द्वारा अगला प्रयास किया जाता है। अगले प्रयास में वे वापस पुनः 1919 में ही एक संगठन की स्थापना करते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ राजस्थान में स्थापित किया गया था, जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। ये स्थापित किया गया था वर्धा, जो कि जगह पड़ती है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया था? महाराष्ट्र में। और वहां से ये राजस्थान केसरी नाम से समाचार पत्र निकालते थे। वहीं अगले साल 1920 में ही इस संगठन या राजस्थान जो सेवा संघ है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो अजमेर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगली अगर हम चर्चा करें तो जो रॉबर्ट हॉलैंड साहब है, उनकी नियुक्ति बिजोलिया के यहाँ पर एक प्रकार के एजीजी बन के आते हैं राजस्थान के, और ये बिजोलिया का निरीक्षण करते हैं, समझौता करने का 1922 में प्रयास करते हैं, लेकिन ये भी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और लास्ट में 1927 में जो विजय सिंह पथिक है वो इस आंदोलन से अलग। तो चलिए दोस्तों, नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर, इनका मूल नाम क्या है? मूल नाम है भूप सिंह गुर्जर। क्या नाम है? भूप सिंह गुर्जर। सशस्त्र विद्रोह में इनके साथी कौन थे? तो गोपाल सिंह खैरवा। याद ध्यान में रखना है, सशस्त्र विद्रोह में इनका नाम आने के कारण इनको कौन सी जेल में रखा गया था? ये जेल से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी जेलों में जो मुख्य जिनको रखा गया है क्रांतिकारियों को, उनका एक आपको छोटे से रूप में लाने का प्रयास करेंगे।
तो ये जो टोडगढ़ जेल है, टोडगढ़ जेल में किन्हें रखा गया है, विजय सिंह पथिक जी को कैद किया गया। वहां से ये क्या हो जाते हैं, फरार या भाग जाते हैं और उचड़ी गांव चित्तौड़ आ जाते हैं। वहां पर ये शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं और अपना नाम क्या रख लेते हैं, विजय सिंह पथिक कर लेते हैं, अपना नाम परिवर्तित कर देते हैं, नेम जो है वो चेंज कर देते हैं। अरे भाई वो का वो नाम लेके घूमेंगे तो पुलिस आके वापस अरेस्ट कर लेगी कि नहीं करेगी, हाँ वही घटना है। फिर ये किन से जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़ते हैं, जिसके जो संस्थापक है वो कौन थे, तो हरिभाई जो किंकर जी है वो इस संस्था के संस्थापक थे। विजय सिंह पथिक भी इस सभा से जुड़े। इसका एक वार्षिक सम्मेलन हो रहा था जो कि कहाँ हो रहा है, देखो आ गया ना नाम, चित्तौड़, जहाँ पर जो प्रथम चरण से 3 व्यक्तियों को निष्कासित किया गया था तलवार बंदाई के कर का विरोध करने के कारण पृथ्वी सिंह जी के द्वारा। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, इनको क्या किया था, निष्कासित किया गया था। और ये भी इस वार्षिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आते हैं और इसी सम्मेलन में आते हैं विजय सिंह पथिक जी। यहाँ पर साधु सीताराम दास है वो विजय सिंह पथिक से प्रभावित हो जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आओ और उसको संभालो, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करो। तो साधु सीताराम के आग्रह पर, देखो आग्रह कौन कर रहा है, साधु सीताराम दास, रिक्वेस्ट कौन कर रहे हैं, साधु सीताराम दास के रिक्वेस्ट पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभाली। तो इस तरीके से जो है विजय सिंह पथिक जी है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़। फिर ये आते ही 2 संस्थाओं का निर्माण करते हैं, एक का नाम आता है किसान पंचायत और एक आता है ऊपरमार पंच बोर्ड के नाम से। अगर हम इनके संस्थापक की बात करें तो दोनों किसके द्वारा संस्थापित है, विजय सिंह पथिक के द्वारा, एक 1916 में और एक 1917 में। वहीं ऊपरमाल पंच बोर्ड है, इसका जो सरपंच नियुक्त किया जाता है वो किसे नियुक्त किया जाता है, तो मन्नाराम पटेल को। एक नाम और आएगा नारायण पटेल करके, नारायण पटेल सबसे लास्ट में तृतीय चरण में माणिक्यलाल वर्मा के सहयोगी हुआ करते थे। देखो ध्यान में रखना है, चीजें बोलनी नहीं है। इन दोनों संस्थाओं को स्थापित करने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था किसानों को कर नहीं देने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। वहीं अगर हम प्रताप नामक समाचार पत्र की हमने चर्चा की है तो ये क्या है, यह है एक न्यूज़पेपर है जो कहाँ से प्रकाशित होता था, कानपुर से प्रकाशित होता था। कौन प्रकाशित करते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब तक तो आपको सारी चीजें याद हो गई होगी, मुंह जबानी याद है कि नहीं है, मजा आ रहा है ना, हाँ। तो ये जो है वो विजय सिंह पथिक के मित्र हुआ करते थे। आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय किसने बनाया बिजोलिया किसान आंदोलन को, तो आंसर हो जाएगा प्रताप नामक समाचार पत्र के द्वारा विजय सिंह पथिक ने इसे चर्चा का विषय बनाने का प्रयास किया था। आगे देखते हैं तो अगले व्यक्तित्व आते हैं माणिक्यलाल वर्मा जी। ये विजय सिंह पथिक, वीएस पथिक यानी विजय सिंह पथिक है, देखो ठीक है, विजय सिंह पथिक से प्रभावित हो गए और इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। और ये क्या लिखते हैं, पंचीड़ा नामक जो गीत है वो लिखते हैं। इनके द्वारा एक और गीत लिखा गया था, मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप वापस भूल जाओगे। अर्जी नामक गीत लिखा गया था। जो अर्जी गीत है वो बूंदी किसान आंदोलन के दौरान लिखा गया था। कौन सा किसान आंदोलन, बूंदी जो किसान आंदोलन हुआ था उस समय अर्जी नामक गीत माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा ही लिखा गया था। अगला प्रयास में आते हैं, विजय सिंह पथिक के प्रयासों से मेवाड़ सरकार के द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की जाती है जो कि 1919 में बना था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सीधी सी बात है, किसानों की मांगों की क्या है, मांगों की जांच करना है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष सीधी सी बात है भाई बिंदुलाल भट्टाचार्य स्वयं होंगे। और वहीं अगर हम सदस्य की बात करेंगे तो अमर सिंह जी और अफजल अली हो जाएंगे। किसानों की मांगों को ये सही ठहराता है ये आयोग, कौन सा आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किसानों की मांगों को सही ठहराता है, लेकिन आगे की कार्यवाही नहीं होती है जिसके कारण से इसका भी 0/0 हो जाता है। अगला प्रयास विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किया जाता है जो कि 1919 में किया गया था। लेकिन ये प्रयास क्या है, राजस्थान से आउट ऑफ राजस्थान में महाराष्ट्र में किया गया था। ये प्रयास गठन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर 1919 में पहले वर्धा महाराष्ट्र में, कहाँ हुआ करता था, वर्धा महाराष्ट्र में। और वहां से एक न्यूज़पेपर निकाला करते थे जिसका नाम आता है
राजस्थान केसरी नामक न्यूज़पेपर निकालते थे। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो हेडक्वार्टर है 1920 में अगले ही साल अजमेर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्यों? अब आगे की जो भी घटनाएं घटित होगी वो अजमेर से संचालित होगी। कहाँ से संचालित होगी? अजमेर से संचालित होगी। यहाँ से एक न्यूज़पेपर निकाला करते थे जिसका नाम आता है नवीन राजस्थान के नाम, नवीन राजस्थान न्यूज़पेपर निकालते थे। मेवाड़ गवर्नमेंट को पता चल गया कि मतलब इसके ये क्या है, नवीन राजस्थान में विद्रोही बहाना के रूप में एक प्रकार से ये पेपर संचालित है, तो इसके ऊपर बैन लगा देते हैं। तो इसका जो नाम परिवर्तित कर देते हैं, किस नाम से? तरुण राजस्थान के नाम से। किस नाम से नाम चेंज कर रहे हैं? ये नाम चेंज कर रहे हैं तरुण राजस्थान के नाम से। तो इस तरीके से ये जो दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रयास 1922 में राजस्थान के एजीजी कौन आते हैं? रॉबर्ट हॉलैंड आते हैं। वो भी बिजोलिया आते हैं और समझौता करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी प्रयास असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। इस तरीके से जो 1927 यानी 1916 से 1927 मतलब अब विजय सिंह पथिक जी आंदोलन से अलग हो रहे हैं और ये जो दूसरा चरण है वो यहाँ पर समाप्त हो। अब हम दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारा तीसरे चरण के ऊपर। कौन सा चरण है? तीसरा चरण। ये कब से कब तक चला है? तो 1927 से 1941 तक ये चला है। इसका भी हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं पहले। इसका जो तीसरे चरण में अगर हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो वो कौन आ जाएंगे? जमनालाल बजाज जी। ये गांधी जी के पांचवें पुत्र है, तो सीधी सी बात है महात्मा गांधी जी की तरह ये भी सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। तो ये 1931 में एक सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? सत्याग्रह आंदोलन। तो उस समय जो मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम आता है सर सुखदेव प्रसाद। आंदोलन से एक प्रकार से आंदोलन से बचने के लिए ये जमनालाल बजाज के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और समझौता कर भी देते हैं, लेकिन ये अपने समझौते से क्या हो जाते हैं? मुकर जाते हैं या मानने के लिए तैयार नहीं होते या सही तरीके से नहीं माना। तो ये जो आंदोलन है वो वापस शुरू हो जाता है पुनः। अब जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका नाम आता है माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। तो नेतृत्वकर्ता को जेल में डालने की परंपरा चल रही है, तो इनको भी कुंभलगढ़ जेल में डाल देते हैं और इनके जो एक सहयोगी हुआ करते थे नारायण पटेल को भी ये जेल में डलवा देते हैं। तो जो आंदोलन है वो तेज पकड़ लेता है, उग्र होने लगता है। तो वहाँ पर नारायण पटेल को जेल में डालने के बाद वहाँ के उनके जो प्रिय है, उनके जो मतलब हितैषी है नारायण पटेल जी के, वो क्या कहते हैं? या तो हम सबको पकड़ो या नारायण पटेल को छोड़ो। इस तरीके से नारे पूरे चारों तरफ गूंजने लगते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री बदल जाते हैं जिनका नाम आता है सर टी राघवाचार्य। ये सारी समस्याओं को समझ जाते हैं और इनका एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम है मोहनलाल मेहता। इनको बिजोलिया भेजते हैं और किसानों के साथ समझौता करने के लिए भेजते हैं और समझौता करवा भी देते हैं। तो हम लोगों ने क्या चर्चा की, ये लीजिए हम इस स्लाइड के ऊपर वापस आते हैं। इस आंदोलन में अगर हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो कौन नेतृत्व कर रहा है? जमनालाल बजाज जी जो है नेतृत्व कर रहे हैं। इन्हें गांधी जी का क्या माना जाता है? पांचवा पुत्र। तो सीधी सी बात है ये गांधी जी से प्रेरित होंगे। 1931 में ये सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं। सर पीएम जो सुखदेव प्रसाद जी है वो एक प्रकार से भयभीत हो जाते हैं और समझौता कर लेते हैं। तो समझौता किन किन के बीच में हो रहा है? मेवाड़ के पीएम कौन है? मेवाड़ के पीएम है सर सुखदेव प्रसाद और आंदोलनकारी के जो नेतृत्व करता है जमनालाल बजाज। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक समझौता हो रहा है और जो बढ़े हुए कर है उनको समाप्त करना इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन ये सही से लागू नहीं करते हैं। कौन? सर सुखदेव प्रकाश और सर सुखदेव जो प्रसाद है जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री है, वो इस समझौते से मुकर जाते हैं या सही से लागू नहीं करते हैं, जिसके कारण से ये आंदोलन पुनः प्रारंभ हो जाता है। ये जो आंदोलन पुनः प्रारंभ हो रहा है तो अब जमनालाल बजाज जी इसका नेतृत्व नहीं करेंगे। अब कौन करेंगे? तो अब करेंगे माणिक्यलाल वर्मा जी जो है वो इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। तो वही इनको भी जेल में डाल दो। कहाँ भेजेंगे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इनके एक साथी हुआ करते थे, सहयोगी थे, जिनका नाम आता है
नारायण पटेल के नाम से। तो नारायण पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आंसर हो जाएगा बिचौलिया किसान आंदोलन से। इनको भी जेल में डाल देते हैं। इनके जो हितैषी है वो कहते हैं कि नारायण पटेल को छोड़ो या हम सबको पकड़ो। इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है चारों तरफ गूंजने लगती है। तो मतलब अगले जो इसके बाद जो अगले प्रधानमंत्री आते हैं मेवाड़ के सर टी राघवाचार्य, मेवाड़ के क्या है नए प्रधानमंत्री बने 1941 में, यानी अब एंडिंग पे आ गए हैं। देखो मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवाचार्य सारी स्थिति से परिचित हो जाते हैं और अब समझ जाते हैं कि अब स्थिति बहुत मतलब बदतर होने वाली है। तो अपने जो मंत्री है मोहनलाल मेहता, क्या नाम है, मोहनलाल मेहता को बिजोलिया भेज देते हैं और किसानों के साथ समझौता कर देते हैं। समझौता हो जाता है तो आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। और इस तरीके से हमारा जो किसान आंदोलन का जो टॉपिक है वो भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। किन के साथ? अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।